कातिया, ओ कातिया, कातिया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग। हर हर महादेव। बढ़िया है बच्चों। चलो जी, हैप्पी शिवरात्रि आप सभी को। आइए बेटा। पुष्पे पादपों के आकार की हमारा अध्याय चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने मूल, तना, पत्ती, पुष्प क्रम, पुष्प, ये संरचना पढ़ ली थी। पुष्प में अभी कुछ बातें रह गई हैं, उन्हें हमें कंप्लीट करना है। पुष्प के अंदर हमने बात करी थी, पुष्प में 4 पुष्प पत्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया था। अभी हमारा पुमंग और जायांग ये रह रहा है, ठीक है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज में हमने क्या पढ़ा था? बाह्य दलपुंज जुड़ जाएंगे संयुक्त बाह्य दली, अलग होंगे पृथक बाह्य दली। दलपुंज जुड़ जाएंगे संयुक्त दली, अलग होंगे पृथक दली। मेन चीज क्या थी यहाँ पर? पुष्प दल विन्यास 4 प्रकार का था। मैं देखना चाह रहा हूं आप में से कितने बच्चों को याद है। यहाँ पर इसको हमने बोला था कोर स्पर्शी, ठीक है सर। इसका उदाहरण मेरे को कौन कौन बच्चा बताएगा? नोट्स में से मत देखना, आंखें बंद करके, या नोट्स में से मत देखना। चीटिंग करके आंसर दोगे उसका कोई फायदा नहीं है। जल्दी से मुझे बताइए, कोर स्पर्शी का एक उदाहरण था, क्या था? बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड। चैट जीटीपी, चैट जीडीपी। अच्छा, चैट जीटीपी से चैट जीडीपी, या चैट जीपीटी से चैट जीडीपी, ठीक है। गुड़हल था, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। गुड़हल था, हा, गुड़हल था। कौन था? केना था, वेरी गुड। क्यूट बॉय को क्लास से बाहर निकाल देना, जानबूझ के मजे ले रहा है ये। नंबर नोट कर लेना इसका। मजे लेने के लिए आया है, जानबूझ के गलत आंसर कर रहा है। हाँ जी, कौन था? कैलोट्रोपिस था, ठीक है जी। नेक्स्ट, जल्दी से बताइए, व्यावर्तित के 4 उदाहरण थे, जल्दी से मुझे बताएंगे। इसका कैलोट्रोपिस था, इसके 4 उदाहरण थे, जल्दी से मुझे बताइए। 4 उदाहरण थे। हाँ जी, क्या क्या थे? गुड़हल, भिंडी और कपास। सॉरी, 3 उदाहरण थे, गुड़हल, भिंडी और कपास। कौन कौन से थे? गुड़हल, भिंडी और कपास। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, कोर छादी के एग्जाम्पल बताइए, क्या क्या थे? 4 उदाहरण थे। हाँ जी, GBSS कुछ था, गुलमोहर, केसिया, मटर। मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। कल की चीज याद नहीं कर पा रहे हो। गुलमोहर, केसिया, ठीक है जी। इसका एक एग्जाम्पल था, 2 एग्जाम्पल थे, केसिया, गुलमोहर, ठीक है। इसके 2 एग्जाम्पल थे, हाँ, गुलमोहर, केसिया। हाँ जी, इसके 2 एग्जाम्पल थे, मटर, और मटर के साथ एक और कौन था? मटर के साथ, हाँ जी, मटर के साथ कौन था? सेम, वेरी गुड, मटर के साथ सेम की फली। चलो जी, आगे बढ़ते बेटा। यहां पर नेक्स्ट, ये हमारा क्या था? पुष्प दल विन्यास। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो आता है, यहां तक हम लोगों ने देख चुका था। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो आता है वो आ रहा है अगला पुष्प पत्र, और वो है हमारा पुमंग। अब पुमंग किससे बना होता है ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हो तुम। पुंकेसर से बना होता है। पुंकेसर में कौन होता है? परागकोश होता है, तंतु होता है। परागकोश जो होता है, एक परागकोश जो होता है वो 2 पालियों से बना होता है। एक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, तो एक परागकोश में टोटल 4 कोष्ठक थे। नेक्स्ट, ये वर्ड आप नहीं जानते हैं।
अब इस वर्ड को देखने से पहले ये दोनों बिंदु आप जानते हैं, इसको मैं बार बार रिपीटेटिवली नहीं बताऊंगा, ये तुम जानते हो कि पुंकेसर किससे बना होता है, पराकोष तंतु से। ठीक है, एक पराकोष 2 पालियों से, एक पाली में 2 किनारे, प्रत्येक किनारे को तुमने क्या बोला था, लघु बीजाणुधानी, जो आगे जाकर क्या कहलाती है, पराग पुट्टी कहलाती है। नेक्स्ट, तीसरा बिंदु जो यहां पर लिखा हुआ था, जो मैंने तुमको दिखाया, ये क्या लिखा हुआ उसको समझ लेते हैं। मैंने बोला यार ये पराग कोश है, अगर इस पराग कोश में मान लो किसी कारणवश, वातावरणीय कारणों के कारण या खुद पादप के आंतरिक कारणों के कारण अगर पराग कणों का निर्माण नहीं हुआ, तो जरा सोचिए क्या ये पराग कोश जनन योग्य है या ये पुंकेसर जनन योग्य है। सोचो, अगर इस पराग कोश में परागकण ही नहीं बने तो क्या ये जनन योग्य कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो ऐसे अजनन योग्य, जिसमें जनन की क्षमता नहीं होती है, ऐसे पुंकेसर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनाइड कहते हैं। तो याद रखना है, स्टेमिनाइड शब्द का मीनिंग क्या होता है। स्टेमिनाइड जो होते हैं वो पुंकेसर होते हैं जिनमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है, असमर्थ होते हैं। इट मींस उनमें पराग कोश में परागकण नहीं बन पा रहे। अब उसके रीजन कई हो सकते हैं। उसके रीजन क्या हो सकता है कि मान लो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन में मान लो तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं हो पा रहा, तो कई सारे कारण हो सकते हैं। वो बाहरी कारण भी हो सकते हैं, आंतरिक कारण भी हो सकते हैं। तो भूल मत जाना, अगर कोई पुंकेसर जनन योग्य नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनाइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, नाइड मीन्स वॉइड, वॉइड का मतलब होता है नल, नल मीन्स 0, यानी क्षमता नहीं है। तो वर्ड याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनाइड। क्या ये हमारी एनसीईआरटी में है, यस दे रखा है, भूल मत जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया मोहम्मद अजीम, इसका समीपस्थ सिरा किससे जुड़ा हुआ था, याद आ रहा है, पुंकेसर का। वेरी गुड, इस पुंकेसर का या इस तंतु का, पुंकेसर के इस तंतु का समीपस्थ सिरा किससे जुड़ा हुआ था, दूरस्थ सिरा किससे जुड़ा हुआ था, याद आ रहा है, क्वेश्चन पूछा था क्लास में। तो इसका समीपस्थ सिरा किससे जुड़ा हुआ था, पुष्पासन से, और दूरस्थ किससे जुड़ा हुआ है, पराग कोश से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब फूल में पुंकेसर जो होते हैं मुक्त होते हैं अथवा जुड़े हुए होते हैं। अब ये क्या कंडीशन है, इसको हम समझते हैं कि अगर आप यहां पर देखोगे ये पुंकेसर आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, सर फ्री दिखाई दे रहे, एक दूसरे से कैसे हैं, सर सेपरेटेड है। लेकिन अगर यहां पर जुड़ गए तो क्या बोलूंगा, सर इन्होंने गुच्छा बना लिया है, इन्होंने समूह बना लिया है। तो बात आ रही है पुंकेसर जो होंगे बहुत सारे होंगे और मुक्त होंगे या जुड़े हुए भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सर फ्री है, इट्स ओके, लेकिन अगर जुड़ेंगे तो किससे जुड़ेंगे, क्या खुद से जुड़ जाएंगे या किसी और चीज के साथ भी जुड़ जाएंगे। तो यहां पर 2 वर्ड आते हैं, एक वर्ड होता है सासंजन और एक वर्ड होता है आसंजन। एक वर्ड होता है सासंजन और एक वर्ड होता है आसंजन। एक होता है आसंजन जिसको हम कोहिजन बोलते हैं और एक होता है ससंजन जिसको हम एडहीशन बोलते हैं। तो एडहीशन, ससंजन, ससंजन जिसको हमने बोला है एडहीशन, और एक है आसंजन जिसको हमने बोला है कोहीजन। अब सर दोनों में फर्क क्या है, डायग्राम अगर आप यहां पर देखेंगे, इस डायग्राम में, चलो यहां से समझ में नहीं आएगा, यहां से बता देता हूं। अगर पुंकेसर पुंकेसर से जुड़ गया, पुंकेसर जो है पुंकेसर से जुड़ गया, और पुंकेसर जो है पुंकेसर किसी अन्य पुष्पीय भाग से जुड़ गया, क्या सर, देखिए पहले तो समझिए, आसंजन का मतलब क्या होता है, 2 डिफरेंट चीजों का जुड़ना। ससंजन का मतलब क्या होता है, 2 सेम चीजों का जुड़ना। अब जरा सोचिए, ससंजन मैंने क्या बोला, सेम संरचना का जुड़ना, सेम संरचना का जुड़ना क्या कहलाएगा सर, ससंजन। डिफरेंट स्ट्रक्चर का जुड़ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर का जुड़ना, वो क्या कहलाता है सर, आसंजन कहलाता है। ठीक है, हाँ जी सर, इसको हम स्टेराइल भी बोल सकते हैं। यस बेटा, इसको हम स्टेमिनाइड को हम क्या बोलेंगे, स्टेराइल बोलेंगे। स्टेमिनाइड मींस पुंकेसर के अंदर बंधेता है, इट मींस वो स्टेराइल है। ठीक है, हाँ जी, मैंने बोला यहां पर हम बात कर रहे थे कि सर पुंकेसर जो हैं या तो मुक्त होंगे, पुंकेसर जो हैं या तो मुक्त होंगे। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, पुंकेसर या तो मुक्त है, फ्री है, ये इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ये लीजिए, ये पुंकेसर हमारे क्या है सर, मुक्त है। ये कंडीशन तो समझ में आ जाती है कि सर पुंकेसर जो है वो मुक्त बैठे हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। अब बात आ रही है सर, अगर पुंकेसर आपस में जुड़ गए
अब अगर पुंकेसर जुड़ गए तो मैंने कहा किससे जुड़ गए, मैंने कहा पुंकेसर पुंकेसर से जुड़ गया, पुंकेसर जो है पुंकेसर से जुड़ गया। ये देखिए ये हमारा पुंकेसर था, ये पुंकेसर, ये पुंकेसर, ये पुंकेसर, पुंकेसर 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 आपस में जुड़ गए हैं और जुड़कर क्या बना लिया सर, एक संघ बना लिया है। क्या बना लिया, एक संघ बना लिया है। ठीक है, या सर ऐसे भी हो सकता है। मैंने कहा कैसे सर, दो संघ भी तो बना सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं सर, दो संघ बना लिए। मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं दोस्त। दो संघ बना लिए हैं। या सर दो से ज्यादा भी तो बना सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं। हमको यहां पर तीन कंडीशन दिख रही हैं। कौन कौन सी, तीन कंडीशन हमको दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है सर, या तो एक संघ बने, या दो संघ बने, या दो से ज्यादा संघ बनते हैं। अब इन कंडीशंस को अगर आप देखेंगे तो देखने से ये चीज समझ में आ रही है दोस्त, देखने से इतनी सी बात समझ में आ रही है दोस्त कि गुरुजी यहां पर पुंकेसर पुंकेसर से जुड़ रहा है, पुंकेसर पुंकेसर से जुड़ रहा है, यानी सेम संरचनाएं अगर आपस में जुड़ती हैं तो इस परिस्थिति को बोला जाता है ससंजन। तो क्या यहां पर ससंजन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एडिशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सेम स्ट्रक्चर आपस में जुड़ रही है, बिल्कुल। पुंकेसर पुंकेसर का क्या बन रहा है सर, समूह बन रहा है। यहां पर कितना है सर, एक है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे सर, एक संघी। ये क्या कहलाएगा सर, एक संघी। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। ये क्या कहलाएगा सर, द्विसंघी। मैंने कहा बहुत ही। और दो से ज्यादा अगर संघ होते तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुसंघी। तो कुल मिलाकर यहां पर पुंकेसर पुंकेसर आपस में जुड़ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना, ये कंडीशंस बोलते हैं। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक आसंजन को हमने कोहिजन बोला है ना, हाँ आसंजन को हमने कोहिजन ही तो बोला है, ससंजन को हमने एडिशन बोला है। प्रांजल वैष्णव सर, कोहिजन तो ससंजन होता है, बांगड़ू कोहिजन जो होता है वो आसंजन होता है और ससंजन जो होता है वो एडिशन होता है दोस्त। अरे बांगड़ू, चलिए जी, तो ये हो गई क्या सर, ये तीन कंडीशन है। अब आ जाते हैं क्या सर, अगर पुंकेसर किसी और भाग से जुड़ जाए, सर किससे जुड़ जाए? मैंने कहा आइए देखते हैं। सीधी सी बात है, मैंने बोला ये हमारे पुंकेसर हैं। ये डायग्रामेटिकली दिखा देता हूं, ज्यादा बेहतर होएगा। यहां पर देखेंगे, यहां पर इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो ये जो पत्ती जो है ये कलरफुल है, और कलरफुल जो पत्तियां जो पुष्प के अंदर होती हैं वो क्या कहलाती है सर, उनको हम दल कहते हैं। मैंने कहा यस, ये कौन है, दल है, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, पेटल्स कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। इनका समूह क्या कहलाता है सर, इनका समूह जो होता है उसको हम हिंदी में दलपुंज बोले थे और इंग्लिश में क्या बोले थे, कोरोला कहा था। अगर ये चीजें याद नहीं है तो बहुत ही गलत बात है। अब आपको क्या दिख रहा है इस डायग्राम में, ये कौन है सर, ये पुंकेसर है जिसमें ये व्हाइट कलर का तंतु दिख रहा है और ऊपर ग्रीन कलर का कौन है सर, ये परागकोश है। अब ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, ये तो हमने सेपरेट करके दिखाए हैं, रख कर दिखा दिए कि ये हमारा दल है, ये हमारा पुंकेसर है। और इस पादप के अंदर, किसके अंदर, बैंगन के अंदर अगर हम बात करें तो कौन किससे जुड़ रहा है सर, पुंकेसर जो है वो दल से जुड़ रहे हैं। तो पुंकेसर अगर दल से जुड़ गए, दो कंडीशन याद रखनी है यहां पर। कौन सी, पहली कंडीशन याद रखनी है कि पुंकेसर किससे जुड़ते हैं सर, पुंकेसर जो हैं वो दल से जुड़ जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दल लग्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दल लग्न कहा जाता है। क्या बोला जाता है, दल लग्न कहा जाता है। तो दल लग्न क्या होता है, पुंकेसर का दल से जुड़ना क्या कहलाता है, दल लग्न कहलाता है। और दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन
क्या तकलीफ है भाई? हम्म इसने कैसे गलत कर दिया यार? पुंकेसरों का आसंजन, आसंजन दो डिफरेंट चीजें थी, तो एडिशन लिखना चाहिए था ना, कोहिजन। अच्छा, इसने गलत लिख दिया है। ठीक है, यस, मिस्टेक है। आसंजन को हम क्या बोलते हैं? एडिशन, और ससंजन को हमने बोला है कोहिजन। मीनिंग सेम था। ससंजन का मतलब होता है क्या? सेम सेम चीजों का, और आसंजन का मतलब होता है डिफरेंट चीजों का। मीनिंग सेम था, मैंने इंग्लिश में उल्टा कर दिया था। यहां पर इंग्लिश में मैंने इसको एडिशन लिख दिया था, इसको कोहिजन लिख दिया था। ये एडिशन है और ये कोहिजन है। तो कोहिजिव फोर्स जो होता है वो सेम सेम चीजों पर होता है। सही तो लिख रहा था, मैंने क्यों गलत कर दिया? कोहेसिव फोर्स होता है, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होता है। एडहेसिव फोर्स होता है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो कोहेसिव फोर्स जो होता है वो सेम सेम चीजों पर लगता है। कोहिजन जो होता है वो सेम सेम चीजों पर लगता है। और एडहेसिव फोर्स जो होता है, एडहेसिव, हम बोलते हैं ना कि यार हमें एडहेसिव चाहिए। एडहेसिव जैसे गोंद जो होती है वो एक एडहेसिव होती है जो दो डिफरेंट चीजों को जोड़ती है। तो एडिशन का मतलब क्या होगा? दो अन्य अलग अलग चीजों को जोड़ना। तो यस, यहां पर मिस्टेक थी, माफ करना। यहां पर क्या होगा? एडिशन होगा। तो एडिशन का मतलब क्या था? आसंजन का मतलब क्या था? जब पुंकेसर को आप किसी अन्य पुष्प भाग से जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आसंजन। और ससंजन जब पुंकेसर को पुंकेसर से जोड़ते हैं। अब बात आ रही है, पुंकेसर को अगर दल से जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? दल लग्न। और अगर पुंकेसर को किससे जोड़ेंगे? और अगर पुंकेसर को किससे जोड़ेंगे सर? परिदल से जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? परिदल लग्न कहलाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? परिदल लग्न कहते हैं। अब आप याद करिए, परिदल क्या था? पेरियंथ क्या था? याद करिएगा। परिदल, परिदल कंडीशन कौन सी थी? परिदल लग्न। परिदल जो याद करिए प्याज में मिल रहा था, याद आ रहा है? क्लास चल रही? हेलो 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 हेलो। हाँ जी, चल रही है, ठीक है। हाँ जी, परिदल लग्न याद आ रहा है? प्याज में मिल रहा था, जहां पर दल और बाह्य दल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिदल बोलते हैं। तो परिदल को अगर पुंकेसर से जोड़ दे तो क्या कहलाता है? परिदल लग्न कहला रहा है। और दल को अगर पुंकेसर से जोड़ दे तो क्या कहलाता है? दल लग्न कहलाता है। तो कुल मिलाकर यहां पर ये कंडीशंस थी। इन कंडीशंस को एक बार देखेंगे। पुंकेसर का आसंजन कोहिजन नहीं होएगा, एडहीशन होएगा यहां पर। अच्छा, यहां पर मैंने लिखा तो हुआ है। अच्छा, यहां पर एडिशन लिख दिया है, एडिशन, और इसको हम बोलेंगे
कोहीजन। ये होएगा कोहीजन और ये होएगा एडहेशन। एडहेशन क्या ब्लंडर मिस्टेक कर रहा था यार मैं भी। सिंपल सी चीज थी, एडहेसिव फोर्स से याद रख लेना। जैसे गोंद जो होती है उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, गोंद या फेविकोल, इनको हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव बोलते हैं। एडहेसिव का मतलब जो दो अलग अलग चीजों को चिपकाने का काम करता है। तो एडहेशन मीन्स आसंजन का मतलब दो अलग अलग चीजों को जोड़ना। कोहीजन ससंजन मतलब समान समान चीजों को जोड़ना, कोहीजन। तो यहां पर हम पुंकेसरों का क्या देख रहे थे सर, यहां पर पुंकेसर या तो मुक्त होंगे, जुड़े हुए होंगे। अब किससे जुड़े हुएंगे, या तो आपस में जुड़े हुए होंगे या किसी और पुष्प पत्र से जुड़े होंगे। अगर आपस में जुड़े हुए होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ससंजन, और किसी और चीज से जुड़े होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आसंजन बोलेंगे। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर पुंकेसरों का क्या हो रहा है सर, यहां पर पुंकेसरों का ससंजन हो रहा है, कोहीजन हो रहा है। पुंकेसर जो है ये आपस में क्या हो रहे हैं सर, जुड़ रहे हैं। और इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो पुंकेसर जो है वो किससे जुड़ रहे हैं सर, दल से जुड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम पुंकेसर का ससंजन की बात करें तो पुंकेसर में ससंजन की अगर हम बात करें, पुंकेसर में ससंजन की अगर हम बात करें, कोहीजन की बात करें, तो यहां पर क्या होएगा, अबे क्या है, आसंजन है। एडहेशन की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, एडहेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पुंकेसर जो है किससे जुड़ रहे हैं सर, यहां पर दल से जुड़ रहे हैं। इस कंडीशन को हमने क्या बोला है सर, दल लग्न बोला, इंग्लिश में बोला एपिपेटैलस। किसमें मिल रही है सर, बैंगन में पाई जा रही है। वहीं ये डायग्राम के साथ में याद रखना है। वहीं परिदल लग्न जो होएगा वो किसमें पाया जाएगा सर, लिली में पाया जाता है। प्याज मत कर देना, प्याज में ये कंडीशन है, परिदल पाए जा रहे हैं, लेकिन प्याज में परिदल जो है वो पुंकेसर के साथ नहीं जुड़ रहा है। तो वाटर लिली जो होता है उसमें, वाटर लिली में क्या पाया जाता है, या वाटर लिली जलकुमुदनी या जल मुकुदनी जो भी है उसमें आपकी एपीफाइलस कंडीशन पाई जाती है, परिदल लग्न कंडीशन पाई जाती है। ये पुंकेसर का आसंजन यानी एडहेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, पुंकेसर का एडहेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, पुंकेसर का एडहेशन। नेक्स्ट इज पुंकेसर का ससंजन, जिसको हम क्या बोलेंगे सर, कोहीजन कहेंगे। अब कोहीजन में क्या हो रहा है, एक संगी है। यहां से नीट में प्रश्न पूछा जाएगा, किसमें पाया जाता है, गुड़हल में एक संग पाया जाएगा। नीट में कई सालों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, कई बार पूछा जा रहा है। मटर में क्या पाया जाता है, द्विसंगी कंडीशन पाई जा रही है, जहां पर दो संग पाए जाते हैं। और बहुसंगी कंडीशन जो होती है वो सिट्रस पादपों में पाई जा रही है, जहां पर कई सारे क्या बनेंगे सर, संग बनेंगे, दो से ज्यादा संग बनेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, पुंकेसर का कोहीजन कहेंगे, यानी पुंकेसर का ससंजन कहेंगे। क्या इसमें कोई तकलीफ है तो फटाफट बताइए। चीज सिंपल सी थी, मेरे से एक ब्लंडर मिस्टेक हो रही थी, उसकी वजह से फ्लो थोड़ा सा बिगड़ गया था। क्या ये कंडीशन समझ में आ गई, वापस से बता रहा हूं, देखिएगा। पुंकेसर जो है या तो मुक्त रूप से पाए जाएंगे, या पुंकेसर जो है किसी और चीज से जुड़े होंगे। अगर जुड़े होंगे पुंकेसर से जुड़े हुए यानी सेम चीज से जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे ससंजन। डिफरेंट चीज से जुड़े हुए तो उसको हम क्या बोलेंगे, आसंजन बोलेंगे। अब अगर सेम जुड़े हुए हैं और मिलकर एक समूह बना रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक संगी। दो समूह बनाएंगे द्विसंगी, बहुत सारे समूह बनाएंगे बहुसंगी कहलाएगा। सिमिलरली अगर पुंकेसर दल से जुड़ जाएगा, जो एक डिफरेंट पुष्प पत्र है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दल लग्न। और अगर उसको हम क्या बोलेंगे, दल लग्न। और अगर पुंकेसर परिदल से जुड़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिदल लग्न। लग्न का मतलब होता है जुड़ना। तो पुंकेसर दल से जुड़ गया तो दल लग्न, परिदल से जुड़ गया तो परिदल लग्न। एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम्पल याद रखने, भूल मत जाना। एक संगी का क्या है, द्विसंगी का क्या है, बहुसंगी का क्या है। पिछले कई सालों से द्विसंगी से प्रश्न पूछा जा रहा है। द्विसंगी का एग्जाम्पल याद रखना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 2022 का, 2023 का, दोनों में, 22 में और 23 में, दोनों में आपके द्विसंगी से पूछा गया है। याद रखना है आपका मटर, भूल मत जाइएगा। बहुसंगी का इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो जो अभी तक नहीं पूछा गया तो उस पर तो ज्यादा ध्यान देंगे। सिट्रस जो यहां पर लिखा हुआ है, तो सिट्रस में क्या है सर, बहुसंगी है। द्विसंगी हमारे मटर में, एक संगी हमारे गुड़हल में है। तो यहां पर याद रखेंगे गुड़हल, तो गुड़हल में एक संगी है, हिबिस्कस में एक संगी है, मटर में द्विसंगी है। और सिट्रस पादप जो होते हैं, खट्टे फल जिन पर लगते हैं, उनमें कैसी होती है, बहुसंगी होती है।
परिदल का एग्जाम्पल आपने याद रखना है और दल वाला एग्जाम्पल भी याद रखना है। परिदल वैसे किस में मिल रहे थे? प्याज में। लेकिन परिदल लग्न किस में मिल रही है सर? लिली में पाई जा रही है। किस में पाई जा रही है? वाटर लिली में पाई जाती है, लिली में पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। किस में पाई जा रही है सर? ये वाटर लिली में पाई जाती है। किस में पाई जा रही है? परिदल लग्न कंडीशन किस में पाई जा रही है? वाटर लिली में पाई जा रही है, परिदल लग्न। वहीं अगर हम बात करें सर दल लग्न की, तो दल लग्न किस में पाया जा रहा है सर? बैंगन में पाया जा रहा है। कैसे याद रखेंगे? दलों के साथ दल याद रखना बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का मैंने आपको चित्र दिखाया, ये चित्र जो था इसमें बैंगनी रंग का क्या था सर? दल था, उसके साथ में ये पुंकेसर था। याद रखना, ये चित्र याद रहेगा तो इसी चित्र के साथ याद रख लेना। जिस प्रकार पर्पल कलर का कौन होता है? बैंगन होता है, उसी प्रकार पर्पल कलर के बैंगन के क्या है यहाँ पर? दल हैं। तो बैंगन जो होता है, जो हमारे मोस्टली कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। उसी पर्पल कलर से याद रख लेना। हाँ सर ने हमको पर्पल कलर का या पिंकिश कलर का या इस कलर का क्या दिखाया था? दल दिखाया था। तो ये क्या थी? दल लग्न कंडीशन थी, जो किसमें पाई जाती है सर? बैंगन में पाई जाती है। तो ये पाया जाएगा सर बैंगन में, और ये कंडीशन परिदल लग्न पाई जाएगी लिली में। एक संगी किसमें पाया जाएगा? गुड़ल में, द्विसंगी मटर में, और बहुसंगी हमारे सिट्रस पादपों में। ये चीज बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है सर? इंग्लिश में किसको क्या? इंग्लिश में बेटा हिबिस्कस, पी। सिट्रस को सिट्रस बोलेंगे, वाटर लिली को मुकुंदनी जो था उसको वाटर लिली, और बैंगन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रिंजल। ठीक, डन। चलें आगे। ये था पुंकेसर का ससंजन और पुंकेसर का आसंजन। ये चीज याद रखनी है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पुंकेसर की लंबाई। यहां पर दो कंडीशन आपने याद रखनी है पुंकेसर की लंबाई की। क्या कंडीशन है? अगर आप देखेंगे यहां पर दो कंडीशन याद रखनी है। इस कंडीशन में टोटल पुंकेसर कितने हैं? 4 है। इस कंडीशन में टोटल पुंकेसर कितने हैं? 6 हैं, जिसमें से 2 बाहर हैं, 2 अंदर हैं। यहां पर 2 बाहर हैं और 4 जो हैं अंदर हैं और लंबे हैं। उल्टा याद रखना, जहां 4 हैं जिसमें से 2 अंदर हैं और 2 बाहर हैं। जो बाहर हैं वो लंबे हैं। इस कंडीशन में 2 बाहर हैं, 4 अंदर है और अंदर की तरफ लंबे हैं। इस कंडीशन में आपको लंबाई का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हाँ सर, लंबे हैं और छोटे हैं, यानी लंबाई की क्या पाई जा रही है? भिन्नता पाई जा रही है। अब ये कंडीशन क्या कहलाएगी? इसको हम बोलेंगे द्विदीर्घी बोलेंगे, और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? चतुर्थ दीर्घी बोलेंगे। ये क्या कहलाएगी? द्विदीर्घी, और ये क्या कहलाएगी? चतुर्थ दीर्घी। द्विदीर्घी का मतलब होता है लंबाई, दीर्घी का मतलब होता है लंबा। यहां पर केवल 2 लंबे हैं, यहां पर कितने लंबे हैं? 4 लंबे हैं। तो यहां पर लंबे जो हैं उसके रिस्पेक्ट में नाम है। यहां पर 2 लंबे हैं, कितने लंबे हैं सर? 2 लंबे। और यहां पर कितने लंबे हैं सर? 4 लंबे हैं। अगर 4 लंबे हैं तो चतुर्थ दीर्घी, और यहां पर 2 लंबे हैं तो द्विदीर्घी। ठीक है जी, ये द्विदीर्घी है और ये चतुर्थ दीर्घी है। 2 लंबे हैं, 4 लंबे हैं। जो द्विदीर्घी में 2 लंबे हैं वो कहां पर है सर? वो बाहर हैं। और चतुर्थ दीर्घी में जो 4 लंबे हैं वो कहां है? अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशन थी। अब यहां पर एग्जाम्पल इनके भी याद रखने, बिल्कुल याद रखना है। द्विदीर्घी का एग्जाम्पल है साल्विया और चतुर्दीर्घी का एग्जाम्पल याद रखना है सरसों। तो ये हो जाएगा हमारा साल्विया और इसका एग्जाम्पल याद रखना है सरसों। इसलिए बोला था एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वही याद रखना। ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं इसलिए याद रखने आपने। इस कंडीशन को मोनो एडेल्फ, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे सर? डाई डायनेमस, और इस कंडीशन को टेट्रा डायनेमस। डाई क्यों बोला? क्योंकि 2 है। डायनेमस मतलब डायनामाइट होता है ना, जैसे बोलते हैं ना डायनामाइट फट जाएगा, बड़ा है, बहुत बड़ा विस्फोट होएगा, तो उसी से डायनेमस से वर्ड आया है क्या? दीर्घी। दीर्घी का मतलब होता है लंबे, बड़े। तो 2 बड़े होंगे यहां पर जो बाहर की तरफ होंगे, और 2 यहां पर 4 बड़े होंगे जो अंदर की तरफ होंगे। तो बाहर वाले चक्र में 2 पुंकेसर और अंदर वाले चक्र में 4 पुंकेसर होंगे। जो अंदर वाला चक्र होएगा उसमें कितने होंगे? 4 होंगे, और वो कैसे होंगे सर? लंबे होंगे। अब सर ये चक्र कैसे होएगा? अब यही कंडीशन अगर आप यहां पर देख रहे हो, इसी कंडीशन को अगर आपके सामने करा जाए तो ऐसे ही होएगी क्या सर? 4 पुंकेसर अंदर हैं, 2 पुंकेसर सर बाहर हैं।
तो 2 पुंकेसर मिलकर क्या बना रहे हैं, एक चक्र। ये 4 पुंकेसर मिलकर क्या बना रहे हैं, एक चक्र। तो टोटल चक्र कितने हैं सर, 2 चक्र है, जिसमें आउटर वाला जो चक्र जो है, बाहरी चक्र जो है, उस बाहरी चक्र में 2 हैं जो कैसे हैं, छोटे हैं। अंदर वाले चक्र में 4 हैं जो कैसे हैं, लंबे हैं। ये चीज याद रखनी है, भूलना नहीं है। ये टेट्राडाइनमस कंडीशन है, चतुर्थ दीर्घी, जो सरसों में पाई जाती है, ये याद रखना। साल्विया वाला मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं, ये तो याद हो जाएगा, सरसों में ये कंडीशन है। साल्विया का भूल जाते हैं, तो द्विदीर्घी जो है वो किसमें पाई जा रही है सर, साल्विया में पाई जा रही है। सर मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस क्या था बेटा, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एक संगी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोएडेल्फस, द्विसंगी बाईएडेल्फस या डाईएडेल्फस, और बहुसंगी पॉलीएडेल्फस। नेक्स्ट, ठीक है। तो याद रखना कि बेसिकली आप इस कंडीशन को अगर हिंदी में याद रख ले ज्यादा बेटर होएगा, क्योंकि इंग्लिश में याद रखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए जी, तो ये 2 कंडीशंस थी पुंकेसर की लंबाई के आधार पर। ये हमारा क्या हुआ है, खत्म सर पुंकेसर। अब जरा याद करिए पुंकेसर में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज पढ़ी, और सारी की सारी चीजें अपने मन में उतारो, सोचो। मैंने आज पुष्प के जो 4 पुष्प विभाग है, जिसमें हमने दल, बाह्य दल ये देख लिए थे। आज हमने क्या देखा सर, पुंकेसर से संबंधित क्या क्या चीजें पढ़ी, सोचो। सबसे पहले बाकी नॉर्मल चीजें, पुंकेसर किससे बना होता है, परागकोश तंतु से, ये नॉर्मल चीजें। परागकोश में 2 पालियां होती है, ठीक है। एक पाली में 2 किनारे होते हैं, द्विकोष्ठकीय होता है, ये भी ठीक है, ये आप जानते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने किसकी बात करी, फिर इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो पुंकेसर जो होता है, क्या ये आपस में जुड़ते हैं, या ये मुक्त होते हैं, या ये किसी और भाग से जुड़ते हैं। ज्यादातर कंडीशंस में मुक्त होते हैं। नेक्स्ट, जुड़ते भी हैं। अब अगर आपस में जुड़ेंगे तो ससंजन, किसी और पुष्पीय भाग से जुड़ेंगे तो आसंजन। ससंजन को हमने बोला है क्या सर, कोहिजन, ठीक है। और आसंजन को हमने बोला है एडहीशन, ठीक है सर। अब ससंजन अगर होएगा, आपस में जुड़ेंगे, या तो एक संघ बनाएंगे जैसे गुड़हल में, 2 संघ बनाएंगे मटर में, बहुत सारे संघ बनाएंगे सिट्रस में, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब अगर आसंजन होएगा यानी एडहीशन होएगा, तो या तो दल के साथ जुड़ जाएंगे दल लग्न, या परिदल के साथ जुड़ जाएंगे परिदल लग्न। दल लग्न किसमें पाया जा रहा था, बैंगनी कलर के, पर्पल किसमें, ब्रिंजल में, यानी आपके किसमें, बैंगन में। और परिदल लग्न किसमें पाया जा रहा था, प्याज में नहीं, प्याज में परिदल तो थे, लेकिन परिदल लग्न किसमें पाया जा रहा था, वाटर लिली में। ये हो गया हमारा ससंजन आसंजन। फिर हमने बात करी क्या, पुंकेसर की लंबाई अलग अलग होती है। अगर 4 पुंकेसर मिल रहे हैं और द्विदीर्घी कंडीशन है, चलो 4 भी छोड़ते हम, अगर हमने बोला द्विदीर्घी कंडीशन है, द्विदीर्घी का मतलब 2 जो है वो कैसे हैं, लंबे हैं, जो कहां पर हैं सर, बाहर हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है साल्विया। नेक्स्ट, चतुर्थ दीर्घी, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। चतुर्थ दीर्घी जिसमें 4 लंबे हैं और अंदर की तरफ है, 2 छोटे हैं जो बाहर की तरफ है। तो 2 चक्र बनेंगे, एक बाहरी चक्र जिसमें 2 होंगे, एक अंदरूनी चक्र जिसमें 4 होंगे। जो अंदर वाला चक्र है जिसमें 4 है वो लंबे हैं, चतुर्थ दीर्घी है, और उसका एग्जाम्पल सरसों है। हाँ जी, यहां तक की बात में, यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, जल्दी से मुझे बताइए। यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ये हम लोगों ने, मैंने पूरा का पूरा एक बार में रिपीट कर दिया ताकि वो रिवाइज्ड होकर आपके दिमाग में बैठे और उसको बार बार आप रिवाइज करें। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, जायांग की बात करेंगे। वही नॉर्मल सी चीज, जायांग किससे बनी होती है, स्त्री केसर से। स्त्री केसर जो होते हैं, स्त्री केसर जो होता है वो किससे बना होता है, वर्तिका, गर्भवर्तिका, अंडाशय, अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है। अब मुझको ये बताइए, जायांग जो है स्त्री केसर से बना होता है, इस स्त्री केसर को हमने अंडप भी बोला था, हाँ सर। अब ये अंडप या स्त्री केसर अगर एक है तो उसको हमने एकांडपी बोला था, एकांडपी बोला था, हाँ सर। और अगर बहुत सारे हैं तो बहुअंडपी बोला था, हाँ सर। अब बहुअंडपी कंडीशन 2 प्रकार की थी, एक थी क्या, सिनकार्पस, और एक थी एपोकार्पस। एक थी संयुक्तांडपी, संयुक्तांडपी जिसको हमने क्या बोला था, सिनकार्पस, और एक थी व्युक्तांडपी, व्युक्तांडपी जिसको हमने बोला था एपोकार्पस, हाँ सर। अब आप मुझे बताएंगे इनके एग्जाम्पल
देखते हैं कि आपको याद है संयुक्तांडपी का क्या एग्जाम्पल था और व्युक्तांडपी के क्या एग्जाम्पल थे। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। संयुक्तांडपी का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं और वो एग्जाम्पल है गुड़हल, हिबिस्कस। बाकी अब आप बताएंगे। याद है? वेल डन दीपिका साहू, बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी गुड। युक्तांडपी के दो उदाहरण हमने देखे थे, एक गुड़हल देखा था और एक क्या देखा था, अफीम देखा था, जिसको हमने पॉपी या पेपावर सोमनिफेरम बोला था, जिसको हमने क्या बोला था, पॉपी या पेपावर सोमनिफेरम अफीम का पादप था, ये पॉपी बोल दिया था। वैज्ञानिक नाम पेपावर सोमनिफेरम। उस पेपावर सोमनिफेरम से कोई ड्रग प्राप्त हुई थी, उससे कोई ड्रग प्राप्त हुई थी, मॉर्फिन। मॉर्फिन का हमने एसिटिलीकरण कर दिया था, डाई एसिटाइल मॉर्फिन को हमने क्या बोला था, पेपावर सोमनिफेरम से अफीम के पादप से, पोस्त के पादप से, याद करिए, हमें मॉर्फिन मिली थी। हाँ, और उसका हमने डाई एसिटाइलेशन कर दिया था, तो हमें क्या मिला था सर, हेरोइन मिला था। हेरोइन का सामान्य नाम क्या था, स्मैक बोला था हमने उसको, याद है? चलो, बहुत बढ़िया। व्युक्तांडपी के दो उदाहरण हम लोगों ने देखे थे, एक चंपा जिसको माइचेलिया बोला था, याद है? एक कौन था, चंपा। दूसरा कौन सा था, याद करिए। एक तो चंपा था, चंपा जिसको हमने माइचेलिया बोला था। एक याद करिए गुलाब था और एक कमल भी था, याद आ रहा है? गुलाब हमारी एनसीईआरटी में था और एनसीईआरटी में आगे चलकर फिर क्या दे रखा था, गुलाब के साथ कमल भी दे रखा था। तो कमल, गुलाब और चंपा, गुलाब चंपा एक साथ दे रखे थे। तो ये एग्जाम्पल याद आ रहे होंगे। हाँ सर, यही चीज यहां पर दे रखी है, फटाफट जल्दी से पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, गुलाब कमल में व्युक्तांडपी दे रखी है। युक्तांडपी जो है वो मटर टमाटर में दे रखी है इस चैप्टर में। यानी इस चैप्टर में गुलाब कमल जो दे रखा है वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, गुलाब कमल। चंपा इस चैप्टर में नहीं लिखा हुआ, तो चंपा याद रखना है आपने। नेक्स्ट, संयुक्तांडपी का उस चैप्टर में गुड़हल और अफीम दे रखा था, इस चैप्टर में मटर और टमाटर भी दे रखा है। तो अब एक काम करेंगे ना, दोनों चैप्टर का एक साथ ही लिख देंगे यहां पर कि मटर भी हैगा, टमाटर भी हैगा, मटर भी, टमाटर भी, गुड़हल भी, अफीम भी। ससुरा, हमने चारों एग्जाम्पल देख लिए। उस चैप्टर में ये दोनों थे, इस चैप्टर में ये दोनों दे रखे हैं, चारों एग्जाम्पल। उस चैप्टर में गुलाब चंपा दे रखा था, इस चैप्टर में कमल गुलाब दे रखा है। चलो जी, तीनों एग्जाम्पल खत्म। अब एक ही बार में सारे के सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो गुलाब, कमल, चंपा, टमाटर, मटर, गुड़हल और अफीम, ये चार एग्जाम्पल संयुक्तांडपी के, ये तीन एग्जाम्पल व्युक्तांडपी के, और जल्दी से खत्म करेंगे जायांग जो यहां पर लिखा हुआ है। फूल का मादा जनन अंग होता है, एक या अधिक अंडप से मिलकर बना होता है, 3 भाग होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय होता है। अंडप का आधारी भाग फूला हुआ होता है जिसे हम अंडाशय कहते हैं, जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे हम वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। ये वर्तिका है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ रही है। आपकी हिंदी मीडियम में कुछ लाइनों में मिस्टेक है, उसको सही करेंगे। मैं यहां पर ऑलरेडी सही कर दिया हूं। आप जब यहां पर कंपैरिजन करेंगे अपनी एनसीईआरटी का, तो वहां पर आपको मिस्टेक दिखेगी, तो आपने यहां पर सही करना है। वहां पर लिखा हुआ अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है, अंडाशय नहीं, अंडप या स्त्री केसर का आधारी भाग फूला हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय कहते हैं, जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। ये हमारा अंडाशय, ये स्त्री केसर का निचला आधारी भाग फूला हुआ जिस पर एक नली है जिसका नाम है वर्तिका। वर्तिका जो है वो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। तो मैंने यहां पर पूरा का पूरा सही करके लिख दिया है, प्लीज उसको सही करेंगे। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है।
वर्तिकाग्र वर्तिका की चोटी पर होती है, वर्तिकाग्र चोटी पर है, जहां पर जो पराग कणों को क्या करती है, अवतरण मंच का कार्य करती है। ये शब्द आपको याद आ रहा होगा, उस चैप्टर में था। अवतरण मंच यानी एक तरीके से प्लेटफॉर्म जिस पर कौन आएंगे सर, पराग कण आते हैं। प्रत्येक अंडाशय में या तो एक बीजांड होता है या कई सारे बीजांड होते हैं। एक बीजांड होएगा तो आगे एक बीज बनेगा, कई सारे बीजांड होंगे तो कई सारे बीज बनेंगे। बीजांड जो होता है वो अंडाशय की भित्ति से जुड़ा होता है। अंडाशय की भित्ति का वो फूला हुआ भाग क्या कहला रहा था, अपरा कहला रहा था, प्लेसेंटा कहला रहा था, बीजांड आसन कहलाता है। याद आ रहा है ऐसा कुछ वर्ड, अपरा याद आ रहा है। अंडाशय की भित्ति का फूला हुआ भाग जिससे बीजांड जुड़ा हुआ था उसको हमने अपरा बोला था। उसी अपरा को हम क्या बोल रहे हैं, बीजांड का आसन बोल रहे हैं, क्योंकि बीजांड अपने आसन पर टिका हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है। एक से अधिक अंडा पोएंगे, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, निषेचन के बाद बीजांड किसमें बदलता है, बीज में। अंडाशय किसमें बदलता है, फल में। जाने कितनी बार ये चीज आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, ये कंडीशन, यही डायग्राम मैंने उस चैप्टर में भी दिखाया था, एकांडपी का, बहुअंडपी का, या तो युक्तांडपी या व्युक्त अंडपी। ठीक है जी। अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इस टॉपिक से, मतलब जो चीज ये लिखी हुई है ये हम ऑलरेडी उस चैप्टर में सारी की सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हाँ, ये चीज वहां पर भी आई थी, यहां पर भी आई है, तो जो वहां और यहां पर जो एग्जाम्पल है हमने साथ में एक साथ लिख दिए हैं ताकि याद रहे। एक साथ लिख लेना और भूल मत जाना, मटर, टमाटर, गुड़हल और अफीम। यहां पर सीधे सीधे याद रखना है, कमल, गुलाब और चंपा। चंपा को हम माइचेलिया बोले थे, याद रखना। वहां पर माइचेलिया जो था वो कौन था, चंपा का पेड़ था। अब इंपॉर्टेंट चीज है वो है बीजांड न्यास। सर बीजांड न्यास क्या होता है, ये बीजांड है, ये किससे जुड़ा हुआ है गुरु, अंडाशय की भित्ति से। अब वो अंडाशय की भित्ति जो फूली हुई थी उसका नाम था अपरा। अब यही अपरा फूला हुआ भाग है, यही गद्दा है जिससे चिपका हुआ है बीजांड, तो ये बीजांड का आसन है। तो बीजांड किस तरीके से लगा होता है, जिस क्रम में लगा होता है, जिस अरेंजमेंट में बीजांड अंदर लगे हुए हैं, किससे, प्लेसेंटा से जुड़े हुए हैं, अपरा से जुड़े हुए हैं, जिस क्रम में वो लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं, बीजांड न्यास बोलते हैं। क्या, बीजांड आसन से बीजांडों के लगे होने के क्रम को बीजांड न्यास बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ओवर प्लेसेंटा इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है कि प्लेसेंटा से किस अरेंजमेंट में लगे होते हैं कौन, ओव्यूल यानी बीजांड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन, बीजांड न्यास बोलते हैं। क्वेश्चन गुरु यहां से आएगा ही आएगा, ये याद रख लेना। आता है, हर साल आ जाता है, या तो इससे आ जाता है, या पुष्प दल विन्यास से आ जाता है, पर्ण दल विन्यास से आ जाता है, शिरा विन्यास से तो ज्यादा आएगा नहीं, सिंपल सा है। आपके पुष्प इनफ्लोरेसेंस से आ जाता है, ठीक है, पुष्पक्रम विन्यास से आ जाता है, जो हमने पढ़ा था कौन सा, ससिमाक्षी असिमाक्षी, वहां से आ सकता है। नेक्स्ट, अब यहां पर ये 5 प्रकार का आपको क्या दे रखा है, हमारी एनसीईआरटी में बीजांड न्यास दे रखा है। अब इस 5 प्रकार में जल्दी से फटाफट इन दोनों को फटाफट देखेंगे। ये दोनों सेम टू सेम है, बस फर्क कितना सा दिखाई दे रहा है। देखिए, ये वाला बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ये वाला बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ये वाला बहुत इजीली समझ में आ जाता है। मैक्सिमम बच्चे इन दोनों में गड़बड़ी कर देते हैं और कुछ नहीं है। हाँ जी, बोल मेरे भाई, क्या चेक करूं एक बार बता। बोलो सुधीर कुमार, क्या चेक करना है। क्या चेक करना है, बोल, जल्दी बोल बेटा, जल्दी 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 फटाफट बोलो, वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से बोलो। सर जी आपने युक्तांडपी लिखा है, वो क्या लिखा है मैंने युक्तांडपी में, जब अंडप जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम युक्तांडपी बोलते हैं। एग्जाम्पल मटर टमाटर था, सिनकार्पस। संयुक्तांडपी या युक्तांडपी, ये ले भाई, युक्तांडपी यानी एक दूसरे से जुड़ गए, व्युक्तांडपी एक दूसरे से जब अलग है। हाँ जी, आगे बढ़ते बेटा। यहां पर नेक्स्ट जो था वो था बीजांड न्यास। बीजांड न्यास का मतलब क्या था कि किस तरीके से बीजांड लगे हुए हैं, ठीक है।
अब हमने बोला ये 5 प्रकार का क्या मिल रहा है, यहां पर बीजांड न्यास मिल रहा है। इस 5 प्रकार के बीजांड न्यास में ये वाला आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इधर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर मान लेते हैं ये हमारी स्त्री केसर है, ठीक है, कौन है ये हमारा स्त्री केसर है, ये स्त्री केसर है जिसका ये वर्तिकाग्र है, ये ज्यादा बेटर है। ये मान लेते हैं स्त्री केसर है। इस स्त्री केसर का ये कौन है सर, ये ऊपर वाला जो है ये वर्तिकाग्र है, ये पीला पीला जो है ये वर्तिका है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है अंडाशय है, ठीक है। अब मैंने इसको आपके सामने रखा, तो ये इस तरीके से गोल गोल है, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके से हम दिखा रहे हैं, ये लंबवत दिखा रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगा तो क्या ये अंडाशय होएगा, इस तरीके से गोल गोल दिखाई देगा? हाँ सर, डन। ये हमारा अंडाशय इस तरीके से दिखाई देगा। अब जरा सोचिए, इस अंडाशय के बिल्कुल बीच में ये जो लाइन आपको दिख रही है, क्या ये एक्सिस है? इस अंडाशय की ये अक्ष कहलाएगी। ये आपको पॉइंट बिल्कुल बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये अंडाशय का क्या कहलाएगा? एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। तो ये अंडाशय का क्या होएगा सर? एक्सिस होएगा। इसकी ये क्या कहलाएगी सर? अक्ष कहलाएगी, ठीक है। आइए, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में अंडाशय के अंदर बीजांड कहां पर लगे हुए हैं? आप सीधा बोलेंगे सर दीवारों पर लगे हुए हैं। इस कंडीशन में कहां पर लगे हुए? दीवारों पर। दीवार जिसको हम भित्ति बोलेंगे। तो इस प्रकार के बीजांड न्यास को क्या मैं भित्तीय बोल सकता हूं? सिंपल। कहां पर लगे हुए हैं सर? भित्ति पर लगे हुए हैं। क्या मैं इसको भित्तीय बोल सकता हूं? क्या मैं इसको भित्तीय बोल सकता हूं? इतनी सी बात समझ में आ गई। इस कंडीशन को क्या बोलूंगा? भित्तीय बोलूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट अगली कंडीशन पर आते हैं। अगली कंडीशन पर आते हैं। अगली कंडीशन में मैं बोल रहा हूं दोस्त, सेम टू सेम बीजांड है। इस बीजांड के अक्ष पर अगर, सॉरी ये हमारा अंडाशय, इस अंडाशय के एक्सिस पर, अक्ष पर ये एक्सिस थी, इस एक्सिस पर आपने क्या लगा दिया सर? बीजांड लगा दिए हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ सर। एक कंडीशन ये दिखाई दे रही है। क्या मैं इसको अक्षीय बोल सकता हूं? क्या मैं इसको अक्षीय कह सकता हूं? क्या मैं इसको अक्षीय कह सकता हूं? एक्सिस पर दिख रहे हैं, क्या मैं इसको अक्षीय बोलूंगा? ठीक है जी। अब इसी कंडीशन को वापस से देखिए। अब जरा सोचिएगा, अगर अंदर से अंडाशय जो है पालियों में बट जाए, कौन? अंडाशय जो है अंदर से किसमें बट जाए सर? पालियों में बट जाए। और अक्ष पर आपने क्या लगा रखे सर? बीजांड लगा दिए हैं। अक्ष पर क्या लगा दिए? बीजांड लगा दिए। सर अक्ष पर तो यहां भी लगे हुए हैं, अक्ष पर यहां भी लगे हुए हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या था? यहां पर भी एक्सिस पर है, यहां पर भी एक्सिस पर है। ये बीजांड येलो कलर से जो दिखाए हैं। यहां पर कहां लगे हुए थे? दीवार पर लगे हुए थे, भित्ति पर लगे हुए थे, इसलिए भित्तीय बोल दिया। यहां पर भी अक्ष पर लगे हुए, यहां पर भी अक्ष पर लगे हुए, लेकिन यहां पर अंडाशय जो है क्या वो अंदर से बटा हुआ है? नहीं। लेकिन यहां पर अंडाशय 1 2 3 पालियों में बटा हुआ है। हाँ, तो इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का हो गया? ये कंडीशन और इस कंडीशन को देखने के बाद आपको चीज समझ में आ जाएगी। ये कहलाता है मुक्त स्तंभीय, और इसको हम बोलते हैं स्तंभीय या अक्षीय। मैंने इसको अक्षीय लिख दिया। ये कंडीशन क्या कहलाती है? अक्षीय या स्तंभीय कहा जाता है, और इस कंडीशन को मुक्त स्तंभीय कहा जाता है, फ्री सेंट्रल कहा जाता है, मुक्त स्तंभीय कहा जाता है। क्या ये दो कंडीशन समझ में आ गई? एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। मेन ये 3 कंडीशन है। बाकी इन दोनों में बहुत सीधी सी बात है। सबसे पहले इस पर आते हैं, जिसका नाम है सीमांतीय। सीमांतीय का मतलब क्या होएगा? जरा सोचिए। ये अगर अंडाशय है, कौन है ये? अगर अंडाशय है तो इस अंडाशय के बिल्कुल बीच में से एक रेखा जा रही है। क्या जा रही है? इस अंडाशय के बिल्कुल बीच में से क्या जा रही है? एक रेखा जा रही है। और वो रेखा जो है, ये मान लो बीजांड है, सॉरी ये अंडाशय है,
ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका अंडाशय है। इस अंडाशय के बिल्कुल बीच में दीवार पर एक रेखा है और वो रेखा जो है इस तरीके से मिल रही है कि आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है। अब ये जो है, ये रेखा जो है क्या एक तरीके से सीमा बन गई है, एक तरीके से बॉर्डर बन गया है और इस बॉर्डर पर क्या लगे हुए हैं, आपके बीजांड लगे हुए हैं। सीमा पर क्या लगे हुए हैं, बीजांड लगे हुए हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सीमांत कहेंगे, मार्जिनल बोलेंगे। अब ये कंडीशन किसमें होती है, आप सभी मटर को जब आप खोलते हो, अगली बार जब मटर के छिलके को खोले तो वो छिलका जो है उसको हमने पॉड बोला था, जेनेटिक्स में क्या बोला था, पॉड बोला था। पॉड कौन था सर, फल भित्ति थी। कौन था, पॉड कौन था, फल भित्ति थी। जब आप इस मटर को खोलेंगे, इसकी भित्ति को खोलेंगे, इसकी फल की भित्ति को खोलेंगे, इसके पॉड को खोलेंगे, तो अंदर एक लाइन होती है, उस लाइन पर आपके बीज लगे होते हैं। उन बीज को आप निकालते हो और खा जाते हो, सब्जी बनाते हो। तो वो बीज कहां पर लगे हुए हैं, बीज किससे बनेंगे, बीजांड। तो बीजांड किस पर लगे हुए हैं सर, एक सीमा पर लगे हुए हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सीमांत। तो सीमांत बीजांड न्यास किस में पाया जाएगा सर, मटर में पाया जाएगा। तो ये तो इजीली समझ में आ जाता है, जब हम इसका डायग्राम देख लेते तो डायग्राम देखते ही समझ में आ जाता है, अरे सर ऐसा तो हमारा मटर में होता है। तो कुल मिलाकर ये था जो डायग्रामेटिकली देखने से ही समझ में आ जाता है कि ये मटर में है। अब बात आती है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों में बस फर्क इतना सा था कि ये बहुपालित होता है, यानी अंडाशय कई सारी पालियों में बट जाता है और यहां पर अंडाशय कई सारी पालियों में नहीं बटता। अब इधर देखिएगा, ऐसा डायग्राम, ऐसी इमेज आपने किस में देखी है, याद करिए। अभी अभी आपके घर पर अगर नींबू हो तो जरा उस नींबू को काटिए, उस टमाटर को काटिए। जरा एक काम करिए, टमाटर को काटिए, नींबू को काटिए। किसको काटिए, टमाटर को काटिए, नींबू को काटिए। टमाटर को, नींबू को काटिए। हाँ जी, देख रहे हैं आप, दिख रही है आपको। देखने से पता लग रहा है सर ये एक अंडाशय है जो फल में बदल चुका है। ये अंडाशय के अंदर पालियां दिख रही हैं, एक ये पाली, 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 ये पाली दिख रही है। और ये क्या है सर, एक्सिस है। इस एक्सिस के पास क्या होते हैं, बीजांड होते हैं, जो परिपक्वन के दौरान फिर यहां से थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कंडीशन जो आपको दिख रही है, जिसमें अंडाशय अंदर से पालियों में बट गया है, हाँ सर, सेम टू सेम आप टमाटर का देखिए, सेम टू सेम कंडीशन आप टमाटर की देखिए। अब टमाटर की ये कंडीशन जब आप देखेंगे तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं, कोई सा भी डायग्राम ले लीजिए, दिस इज बेटर। इस डायग्राम को अगर आप लेंगे तो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये जो टमाटर है अंदर से पालियों में बटा हुआ है। हाँ सर, ये इसकी एक्सिस है सर। इस एक्सिस से क्या जुड़े हुए हैं सर, बीजांड जुड़े रहते हैं। डन। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर कुल मिलाकर ये चार चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ये किस में मिल रहा है, ये किस में मिल रहा है, ये भी अभी हम देखेंगे। लास्ट इज बेसल। बेसल का मतलब क्या होता है सर, बेसल का मतलब क्या होता है, यहां पर बेसल का मतलब क्या था मेरे भाई, ये अंडाशय है। बेसल को हम हिंदी में बोलते हैं आधारीय। बेसल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आधारीय। बेसल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आधारीय। अब मेरे भाई ये अंडाशय, और इस अंडाशय के आधार पर ये आपने बीजांड लगा दिया है, खत्म। तो ये अंडाशय, उसके आधार पर क्या लगा हुआ है सर, बीजांड लगा हुआ है। ये अंडाशय है, ये अंडाशय है, उस अंडाशय के आधार पर क्या लगा हुआ है सर, बीजांड लगा हुआ है। ये क्या कहलाएगा सर, आधारीय। ज्यादातर किसमें मिलेगा, जिनमें एक बीजांड पाया जाता है, जिसमें एक बीज पाया जाता है। तो एक बार फटाफट एग्जाम्पल के साथ में याद रखना है, सीमांत वाला डायग्राम देखते ही याद रखना है, किसमें, मटर में पाया जाता है। नेक्स्ट, स्तंभीय या अक्षीय, जिसको हमने क्या बोला था, स्तंभीय बोला है या अक्षीय बोला है। एक्सिस पर तो लगे हुए हैं लेकिन अंदर से क्या है सर, बटे हुए हैं। गोल्डी यादव, अंदर से क्या है सर, बटा हुआ है। जैसे गोल्डी यादव ने अभी इमेज भेजी है कि सर देखो मैं टमाटर खा रेला हूं, ये देखो सर मैं टमाटर खा रिया हूं या खा रही हूं। चलो जी,
तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। किसमें मिलता है सर? नींबू में, टमाटर में। ये तो देखते ही हमें डायग्राम देखते ही ये याद आ जाएगा। एक्चुअली ना ये वर्ड जो होता है ये याद नहीं आता है, तो अक्षीय याद रखना। अक्ष पर तो लगे हुए हैं लेकिन अंदर से बटा हुआ है अंडाशय। तो गुड़हल में, टमाटर में और नींबू में, GTN। ये TN टमाटर नींबू तो याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इमेज याद रहेगी, दिमाग रहेगी। मेन याद रखना है गुड़हल। तो गुड़हल कई जगह आया है, याद रखना। नेक्स्ट भित्तीय। भित्तीय ये नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, पिछले साल पूछा गया था। भित्तीय किसमें पाया जाता है? सरसों और आर्जिमोन में पाया जाता है। याद रखना किसमें पाया जा रहा है? सरसों और आर्जिमोन में पाया जा रहा है। सरसों और आर्जिमोन में पाया जाता है। ठीक है जी, याद रखना। सर सरसों का दिखाओ, क्या दिखाऊं? प्रेजेंटेशन इन सरसों। देख ले भाई। इस तरह की तेरे को इमेज दिखाई देगी। इस तरह की इमेज दिखाई देगी नहीं? भित्ती है ना ये, हाँ इस प्रकार की। ओरिजिनल इमेज तो यहां पर मेरे को दिख नहीं रही है। ये इस प्रकार की है। ठीक है, पेरिफ्री पर लगे हुए, परिधि पर लगे हुए बीजांड सरसों। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते बेटा। यहां पर नेक्स्ट तो सरसों और आर्जिमोन ये दोनों याद रखना है। सरसों आर्जिमोन में कौन सा होता है? भित्तीय होता है। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट आधारीय ज्यादातर पादपों में यही होता है, जैसे सूरजमुखी, गेंदा। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने, ज्यादातर में यही होता है, सूरजमुखी, गेंदा। और लास्ट जो था वो हमारा मुक्त स्तंभीय था, फ्री सेंट्रल था, जो डायंथस और प्रिमरोज में मिलता है। ये भी नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताइए क्या आप ये याद कर लेंगे? आप बोल तो देते हैं याद कर लेंगे, लेकिन ये याद होते नहीं है, सच्ची में कह रहा हूं। एग्जाम्पल इतने सारे हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं, मिक्सिंग हो जाएगी सारे एग्जाम्पल्स की। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि अभी तो चलो ठीक है, हाँ सर डायंथस, प्रिमरोज, इनमें मुक्त स्तंभीय है ना, इसमें आधारीय में सूरजमुखी, गेंदा, ठीक है सर, वित्तीय में सरसों, आर्जिमोन, स्तंभीय में आपके GTN, गुड़हल, टमाटर, नींबू। नेक्स्ट सीमांत, ये एक है जो आराम से याद हो जाएगा। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं इस चैप्टर में, सारे मिक्स हो जाएंगे, तो आपको प्रॉपर ट्रिक्स बनाकर याद रखना पड़ेगा। कोशिश करूंगा आपके एग्जाम से पहले इस चैप्टर की सारी ट्रिक बनाकर आपको दे दूं, फिर भी आप अपनी ट्रिक बनाकर इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट ये था बीजांड न्यास। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो आता है वो आता है फल। बहुत सीधी सी बात है, फल जो होता है वो किससे बनता है सर? अंडाशय की भित्ति जो होती है निषेचन के बाद किस में बदलती है? फल में बदलती है। अंडाशय की भित्ति क्या कहलाती है? फल भित्ति कहलाती है। आपको फल दो प्रकार के याद आ रहे होंगे, एक थे शुष्क फल, एक थे गूदेदार फल। शुष्क फल वो थे जिसमें पेरिकार्प यानी अंडाशय की भित्ति या फल भित्ति जो थी, जिसको हमने पेरिकार्प बोला था, जो 3 स्तरों में विभाजित नहीं होती है, यानी बाह्य फल भित्ति एपिकार्प, मध्य फल भित्ति मीजोकार्प, अंत्य फल भित्ति एंडोकार्प, उसमें विभाजित नहीं होती है, उनको हम शुष्क फल बोलते हैं। जबकि गूदेदार फल कौन से थे? जिसमें कहीं ना कहीं फल भित्ति यानी पेरिकार्प जो होती है 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत्य फल भित्ति। 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे, एक हमने देखा था ऑरेंज का, एक हमने आम का देखा, एक हमने आम का देखा था, एक हमने नारियल का देखा था। अगर आपको याद है तो नारियल और आम में कहीं ना कहीं आम की बाह्य फल भित्ति जो एपिकार्प जो थी वो पतली थी, इजीली हम उसको हाथों से हटा देते हैं। लेकिन कोकोनट में जो बाह्य फल भित्ति जो हरे रंग की थी वो कैसी होती है? हार्ड होती है। याद करिए, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने बात करी थी मध्य फल भित्ति। आम के अंदर मध्य फल भित्ति कैसी थी? गूदेदार थी, जिसको हमने खाया था। जो खाने वाला भाग जो था आम के अंदर वो मध्य फल भित्ति थी, जिसको हमने खाया था। और नारियल के अंदर मध्य फल भित्ति होती है जिसको हम छीलते हैं, जो रेशेमय थी। याद करिए, पढ़ा था। फिर अंत्य फल भित्ति, दोनों के अंदर आम की जो गुठली थी वो अंत्य फल भित्ति थी,
और नारियल के अंदर जिसको हम हथौड़ी से तोड़ते हैं, छीलने के बाद जो हथौड़ी से तोड़ रहे हैं वो कौन थी? अंत्यफल भित्ति थी। दोनों के अंदर अंत्यफल भित्ति क्या थी? कठोर थी। ऐसे फलों को हमने एक नाम दिया था, ऐसे फलों को हमने अष्ठिल फल बोला था, ड्रूप फ्रूट्स बोला था। क्या ये वर्ड याद आ रहा है? ये हम लोगों ने बात करी थी। याद है ये सारी चीजें या भूल चुके हैं? क्या ये सारे के सारे वर्ड याद हैं? दो प्रकार के फल थे, है ना? अगर वास्तविक फल की बात करूं और आपके आभासी फल की बात करूं तो ये भी याद होएगा, वास्तविक फल जो अंडाशय से बनेगा और आभासी फल कूट फल जो अंडाशय के अलावा अन्य किसी भाग से बनता है। जैसे स्ट्रॉबेरी था, जैसे आपका सेब था। ये दो एग्जाम्पल हमारे उस चैप्टर में दे रखे थे। ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, फटाफट फिनिश करिए जल्दी से। ये फल एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यहां पर आपको याद आ रहा होगा, यदि फल बिना निषेचन से विकसित होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फल बोलते हैं, जिनमें क्या नहीं पाए जाते सर? बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, अनिषेक फलन। तो फूल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होता है। फल भित्ति शुष्क अथवा गूदेदार हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी और गूदेदार होती है तो उसमें एक भारी भित्ति होती है जिसे हम बाह्य फल भित्ति बोलते हैं। इसके मध्य में भित्ति होती है जिसे हम मध्य फल भित्ति बोलते हैं, और अंदर होती है भित्ति जिसको हमने अंत्य फल भित्ति बोला। कब? जब कैसा होता है? गूदेदार होता है तो 3 भागों में बट जाता है। लेकिन अगर शुष्क होता है तो 3 स्तरों में विभाजित नहीं होता है। तो ये 2 एग्जाम्पल थे जो हमने आम के और नारियल के देखे थे, वही चीज यहां पर दे रखी है। आम और नारियल को हमने अष्ठिल फल बोला था, ड्रू फ्रूट्स बोला था। याद रखना, यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। और अगर आपको यूट्यूब का लेक्चर याद हो रहा तो यूट्यूब पे भी एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे। ये आम और नारियल जो होते हैं कैसे होते हैं? एकांडपी होते हैं। एकांडपी मीन्स एक अंडपी होते हैं, यानी बहुअंडपी नहीं है, केवल एक अंडप से एक स्त्री केसर से पैदा होंगे, यानी केवल एक फल होएगा। ठीक है, एकांडपी मीन्स केवल एक फल होएगा, कई सारे फल एग्रीगेट नहीं होते, संयुक्त नहीं होते हैं, बहुअंडपी कंडीशन नहीं है। अब यहां पर ऊर्ध्ववर्ती का मतलब क्या था? अंडाशय जो था वो कैसा है? सुपीरियर है। अंडाशय अगर सुपीरियर है यानी अंडाशय ऊपर है, यानी जायांग ऊपर है, बाकी सारी चीजें नीचे से निकल रही है, तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला है? अधोजायांगता बोला था। याद रखना, ये कंडीशन क्या कहलाती है? अधोजायांगता, जो किसमें मिल रही है? आम और नारियल में अधोजायांगता कंडीशन पाई जाती है। इनमें एक बीज पाया जा रहा है, किसमें? नारियल में और आम में, दोनों में क्या पाए जा रहे हैं? एक एक बीज पाया जाता है। बाकी चीज नॉर्मल है, हम जानते हैं। आम में बाह्य फल भित्ति होती है, गूदेदार जो होती है, खाने वाली जो होती है वो मध्य फल भित्ति होती है आम में, और अंत्य फल भित्ति कठोर होती है, पत्थर के जैसी होती है, पथरीली होती है। जबकि नारियल में मध्य फल भित्ति कैसी थी? तंतु में थी, यानी रेशों से बनी हुई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट, यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है? ये तो सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी हुई है। ये चीज अगर आपको नहीं आ रही तो बहुत गलत बात है। ये चीज ऑलरेडी हम सारी चीज डिटेल में पढ़ चुके। किस चैप्टर में? पुष्पे पादपों में, लैंगिक जनन में। नेक्स्ट मुझे बताइए, क्या ये चीज हम डिटेल में पढ़ चुके? बीज आप याद करिए, पुष्पे पादपों में हमने 2 प्रकार के बीज पढ़े थे, याद करिए। एक बीज पत्री था, एक द्विबीज पत्री था। कौन सा भ्रूणपोषी बीज था, कौन से अभ्रूणपोषी बीज थे? क्या एग्जाम्पल सारे के सारे याद है? हाँ जी, क्या एग्जाम्पल? हाँ, मैंगो में बहुभ्रूणता थी, जैसे सिट्रस में, और मैंगो में क्या मिल रही थी? बहुभ्रूणता थी। ये कई बार मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया है। वेल डन अमन ड्रॉप, बहुत बढ़िया। आम में क्या मिल रही थी? बहुभ्रूणता पाई जा रही थी। ठीक है, क्या बहुभ्रूणता असंग जनन का एक प्रकार था? याद करिए, असंग जनन का एक प्रकार था बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता असंग जनन का एक प्रकार था, जिसको हमने एपोस्पोरी बोला था कि एपोस्पोरी बोला था कि डिप्लोस्पोरी बोला था। याद आ रहा है आपको? याद है सब? चलो, बोल तो दिया आपने, याद है सब। चना मटर सेम मूंगफली, बहुत ही बढ़िया। कैसे थे? चना मटर सेम मूंगफली कैसे थे? अभ्रूणपोषी थे। चना मटर सेम मूंगफली कैसे थे? अभ्रूणपोषी थे। तो भ्रूणपोषी कौन थे? चना मटर सेम मूंगफली कैसे थे? अभ्रूणपोषी थे। तो भ्रूणपोषी कौन से थे सर? चुकंदर और हरी मिर्च। चुकंदर और हरी मिर्च। अले बांगड़ू, कौन है ये? अभिनव शर्मा। अरे यार, एक वो शर्मा जी हैं जो बहुत नाम कमा रहे हैं, और एक ये शर्मा जी हैं जो नाम डुबो रहे हैं यार। अभिनव शर्मा जी, चुकंदर और हरी मिर्च थी। चुकंदर और हरी मिर्च थी।
काली मिर्च को तूने हरी मिर्च कर दिया। वेल डन। मक्का, बाजरा, नारियल और गुड़हल, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, तो याद है सभी को, भ्रूणपोषी अभ्रूणपोषी याद रखना बेटा, भूल मत जाना। वही चीज यहां पर भी रिपीट कर रखी है। निषेचन के बाद बीजांड किस में बदलेगा? बीज में बदलेगा। बीज जो होगा उसमें बीज आवरण होएगा, भ्रूण होएगा, भ्रूण के अंदर मूलांकुर होएगा, एक प्रांकुर होएगा, भ्रूणीय अक्ष होएगी और बीज पत्र होंगे। बीज पत्र एक होएगा, जैसे गेहूं मक्के में तो एक बीज पत्री, दो होंगे तो चना मटर सेम मूंगफली, उनमें क्या होंगे? दो बीज पत्र होंगे तो द्विबीज पत्री। अब यहां पर द्विबीज पत्री की संरचना दे रखी है, आपको दो बीज पत्र वाली संरचना याद होएगी, जिसमें याद करिए द्विबीज पत्री की पूरी हम लोगों ने सारी की सारी संरचना पड़ी थी, जिसमें मूल गोप था। अच्छा मेरे को जल्दी से बताइए, क्या द्विबीज पत्री बीज में प्रांकुर चोल मूलांकुर चोल था? प्रांकुर चोल था? क्या द्विबीज पत्री में प्रांकुर चोल था? हाँ, चुकंदर, काली मिर्च, परिभ्रूणपोष, बहुत ही बढ़िया। क्या द्विबीज पत्री में प्रांकुर चोल था? था है प्रांजल, कार्डियोलॉजिस्ट, था। प्रांकुर चोल को हमने इंग्लिश में बोला था कोलियोप्टाइल। प्रांकुर चोल को हमने बोला था कोलियोप्टाइल, मूलांकुर चोल को हमने बोला था कोलियोराइजा। अब थोड़ा सा याद करिए, क्या द्विबीज पत्रियों में प्रांकुर चोल कोलियोप्टाइल था? कोलियोप्टाइल था, प्रांकुर चोल था। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो। हाँ था, मिस पटेल, अभिनव शर्मा, आशीष सोनी, प्रांकुर चोल एक बीज पत्रियों में था, कोलियोप्टाइल। द्विबीज पत्री में था? नहीं था। कैसे? अरे भोंदुओं, कैसी बात कर रहे हो? मूलांकुर चोल जो था वो मूल गोप के रूप में मिल रहा था, जो हमने याद करिए एक सेल पड़ी थी जो सस्पेंसर की एक कोशिका थी जो मूल गोप का निर्माण करी थी। सर प्लीज रिवीजन करा दो ना, है ना सर, रिवीजन करा दो ना सर। पेपर भी हम ही दे आते हैं बेटा, फिर श्री बाबू पेपर हम दे आते हैं, रिवीजन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, सब कुछ हम कर लेते हैं, आप कुछ मत करो, है ना, आप कुछ मत करो। कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा एक बीज पत्रियों में था, द्विबीज पत्रियों में नहीं थी ये संरचना। कौन? प्रांकुर चोल, मूलांकुर चोल, ये जो शब्द जो थे ये हम लोगों ने याद करिए। प्रांकुर का आवरण करने वाला प्रांकुर चोल, मूलांकुर का आवरण करने वाला मूलांकुर चोल, ये किसमें मिल रहा था? एक बीज पत्री की संरचना में पाया जा रहा था। ये प्रांकुर चोल, ये मूलांकुर चोल, ध्यान से सुन, ये एक बीज पत्री में था, द्विबीज पत्री में नहीं था बेटा। चलो जी फटाफट द्विबीज पत्री की संरचना को एक बार फटाफट देखते हैं। बीज की बाहरी परत को हमने क्या बोला था? बीज आवरण बोला था। दो बीज आवरण थे, बाहर वाला टेस्टा, अंदर वाला टैगमेन। बाहर वाला जो था वो बीज आवरण का क्या नाम था? टेस्टा, और अंदर वाले का नाम क्या था? टैगमेन। क्या ये पढ़ा था? अब आप बोलोगे नहीं सर ये भी नहीं पढ़ा था हमने। बीज जो था एक निश्चित चिन्ह तथा ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है, जिसे हमने नाभि का बोला। सर क्या लिख रहा है? अरे बांगड़ू जरा सोच, ये तेरा बीजांड है, ये आगे बीज बनाएगा और ये तेरा अंडाशय आगे फल बनाएगा। तो आगे जरा सोच, निषेचन विषेचन हो जाएगा, ये तो हो गया तेरा फल। अब जरा इमेजिन कर, ये तेरा बीजांड जो किस में बदल चुका है सर? बीज में बदल चुका है, द्विबीज पत्री है। अब ये जो जगह जो है ये एक निश्चित पॉइंट है जहां पर ये बीज इस फल की भित्ति से जुड़ा पड़ा है। ये जगह का नाम क्या था? याद कर। ये तो डंडी थी जिसको हमने क्या बोला था? बीजांड वृंत। ये जो क्षेत्र जो था, याद आ रहा है आपको?
इस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया था सर? इस क्षेत्र को हम, भाई बीजांड की डंडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, केवल ये जगह रह जाएगी ये वाली। इसको हमने क्या नाम दिया था? निभाग या नाभिका? सर ये वाली जगह जो थी श्री बाबू, इसको हमने क्या बोला था? निभाग, कैलिजा, याद आ रहा है? और ये वाली को हमने क्या बोला था? नाभिका। तो ये क्या है सर? ये नाभिका है। अब पर यहां पर ये बिंदु मेरे को वापस पढ़ाते हुए थोड़ा सा वो लग रहा है कि यार ये तो मतलब पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो याद होना चाहिए। तो बीज जो है, बीज पर एक चिन्ह की तरह का एक ऊर्ध्व होता है, यानी एक फूला हुआ भाग होता है, जिसके द्वारा बीज जो होता है वो फल से जुड़ा रहता है, और इसे हमने क्या नाम दिया था? नाभिका बोला था। प्रत्येक बीज में क्या पिल रहा था सर? एक छिद्र पाया जा रहा था, जिसको हमने क्या बोला था? बीजांड द्वार या बीज का द्वार बोला था। जहां से कौन आती है सर? नमी, आर्द्रता, वायु आती है, जहां जब आएगी हार्मोन्स के कारण वो बीज क्या होएगा? अंकुरित होएगा। भ्रूण में भ्रूणीय अक्ष थी और 2 बीज पत्र पाए जा रहे थे। किसमें? द्विबीजपत्री में। बीज पत्रों में भोजन क्या था सर? स्टोर था। निचला भाग जो था उसको हमने मूलांकुर बोला था, और ऊपर वाला भाग जो था, भ्रूणीय अक्ष का जो निचला भाग था वो मूलांकुर, और ऊपरी भाग जो था वो परांकुर था। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक होता है, जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। चना, मटर, सेम, मूंगफली, चना, मटर, सेम, मूंगफली जो होती है उसमें भ्रूणपोष पतला होता है, इसीलिए मतलब बहुत ज्यादा खा लिया जाता है। तो ये जो बीज जो थे वो कैसे थे? अभ्रूणपोषी थे। जबकि अरंड में ये गूदेदार होता है, यानी भ्रूणपोषी होता है। याद आ गया होगा। तो चना, मटर, सेम, मूंगफली याद रखना है कैसे हैं? अभ्रूणपोषी थे। नेक्स्ट, एक बीजपत्री। एक बीजपत्री जो है याद करिए, यहां पर एक बीजपत्र का नाम क्या था? स्कूटेलम था। ये स्कूटेलम थी। यहां पर भ्रूणपोष बच गया था। ये कैसे थे? आपके भ्रूणपोषी थे। द्विबीजपत्री ज्यादातर कैसे थे? आपके अभ्रूणपोषी थे। लेकिन अपवाद स्वरूप मैंने आपको बताया था, अरंड है तो द्विबीजपत्री, लेकिन इसमें भ्रूणपोष रहता है। याद आ रहा होगा। तो चना, मटर, सेम, मूंगफली और उसके साथ में अरंड कैसे हैं सर? सारे के सारे द्विबीजपत्री हैं, जिसमें से चना, मटर, सेम, मूंगफली जो है वो अभ्रूणपोषी है। अरंड है तो द्विबीजपत्री, लेकिन कैसा होता है? भ्रूणपोषी होता है। नेक्स्ट, एक बीजपत्री। एक बीजपत्री जो होते हैं ये भ्रूणपोषी होते हैं, इनमें भ्रूणपोष बचा रहता है, लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी भी होते हैं। जैसे कौन था? आर्किड। आर्किड है तो एक बीजपत्री, लेकिन एक बीजपत्री ज्यादातर कैसे? भ्रूणपोषी, लेकिन आर्किड कैसा था? अभ्रूणपोषी था। नेक्स्ट, अनाज के बीज जैसे मक्के बीज आवरण द्वारा फल भित्ति से संगलित होते रहते हैं। सर क्या सर? भाई अनाज जो होते हैं आपने देखा होगा, मक्के के बीज देखे होंगे और आपके धान के या आपने गेहूं के बीज देखे होंगे, जिसमें बीज का आवरण जो होता है वो फल के आवरण से यानी फल भित्ति से चिपका होता है। आपने बीज निकाला, हाँ सर, कभी आपने धान की छटाई अगर करी हो या गेहूं की छटाई अगर कभी करी हो तो आप क्या करते हैं? आजकल तो मशीनों से होता है, पहले क्या करते थे? इस तरीके से करके करते थे और वो क्या निकल जाता सर? वो फल भित्ति निकल जाती थी। अंदर से क्या निकलता था? बीजांड बीज निकलता था। तो वो बीज जो है वो उसका आवरण किससे जुड़ा पड़ा है सर? फल के आवरण से जुड़ा रहता है। भ्रूणपोषी स्थूलीय होते और भोजन का संग्रहण करते। ऑब्वियसली बात है, भ्रूणपोषी होंगे तो क्या करेंगे सर? भोजन का संग्रहण करेंगे। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति, ये चीज आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी थी, याद रखना। आई होप ये मैंने पढ़ाई हो, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष में भोजन स्टोर है और भोजन जो होएगा वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के रूप में होता है। प्रोटीन की एक स्तर होती है जो इस भ्रूणपोष के चारों तरफ बन जाती है और इस स्तर का नाम था एल्यूरोन स्तर था। इसको हमने क्या नाम दिया था? एल्यूरोन सतह नाम देते हैं, जो एक बीजपत्रियों में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो एल्यूरोन स्तर जो होती है, जो भ्रूणपोष के चारों तरफ पाई जाती है, इसकी गुणिता क्या होती है? तो अब जरा सोचिए, प्रोटीन से बनी हुई है। ये एल्यूरोन की स्तर जो है ये कोशिका से बनी हुई, इस कोशिका में प्रोटीन भरा पड़ा है। यहां पर जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी हैं? भ्रूणपोष की कोशिका कैसी है सर? त्रिगुणित है। केंद्र कैसा है? त्रिगुणित है। तो एल्यूरोन सतह जो होती है वो कैसी होती है बेटा? याद रखना, 3n कंडीशन होती है। तो इससे एक नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या कि मान लो अगर गेहूं की जड़ों की कोशिकाओं में गेहूं की जड़ों की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जो है अगर 24 है,
तो बताओ उसकी एल्यूरोन सतह में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? क्या अगर गेहूं की जड़ों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगर 24 है तो बताओ उसकी एल्यूरोन की सतह में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? वेल डन अमन, बहुत ही बढ़िया आंसर, बहुत सीधा सीधा। अब जड़ें कैसी होती है सर? द्विगुणित होती है। क्वेश्चन में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या आपको बता दी 24, और आपसे पूछ लिया बताओ एल्यूरोन। एल्यूरोन किसमें पाई जा रही है? एक बीजपत्री। एक बीजपत्री में एल्यूरोन कैसी होती है? 3n। 2n 24 दे रखा है तो 3n कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तक हो गया, सिंपल। चलो जी आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक बीजपत्री जो होते हैं उसमें भ्रूण आकार छोटा होता है और यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांच में स्थित होता है। अब यहां पर एक ढाल से आकार का बीजपत्र था जिसको हमने क्या बोला था सर? स्कूटेलम कहा था, याद रखना। इसमें एक छोटी सी अक्ष होती है जिसमें प्रांकुर और मूलांकुर होता है। प्रांकुर किससे कवर्ड होता है सर? एक चादर से, एक प्रोटीन के आवरण से, जिसको आपने प्रांकुर चोल बोला। मूलांकुर किससे कवर्ड होते हैं? मूलांकुर चोल से। क्या द्विबीजपत्रियों में ये वर्ड आया था मेरे भाई? क्या प्रांकुर चोल, मूलांकुर चोल ये शब्द द्विबीजपत्री में आया? नहीं। किस में आया? एक बीजपत्री में। कैसी बात कर दी थी जिन्होंने, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था प्रांकुर चोल किस में मिल रहा था? एक द्विबीजपत्री में मिल रहा था। आप में से कई बच्चों ने आंसर दे दिया हाँ सर मिल रहा था। बहुत गलत बात है यार ये। प्रांकुर चोल, मूलांकुर चोल, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, ये कोलियोप्टाइल था, ये कोलियोराइजा था। ये कहां पर पाए जा रहे थे? एक बीजपत्रियों में पाए जा रहे थे। ये हमारे चैप्टर में खत्म हो गया है, इस चैप्टर का मेजर पोर्शन। अब इस चैप्टर का वो पार्ट जिससे पिछले साल बहुत ज्यादा संभावनाएं थी कि क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आया नहीं था। इस साल भी संभावनाएं आ जाएगा, एक्सपेक्ट करते बिल्कुल आना चाहिए। कैसा लगा चैप्टर? टिपिकल है? बोरिंग है? बोरिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हां ये है कि लेंदी बहुत है। कैसा है? लेंदी है ना। गुरुजी डायग्राम फिर से बता दो। कौन सा डायग्राम बेटा? ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम की बात कर ले, इस डायग्राम की बात कर लो मेरे भाई। हाँ भाई, इस डायग्राम की। ये द्विबीजपत्री था, इसमें ये प्रांकुर, ये मूलांकुर, ये बीजपत्र है। चने का डायग्राम है। इस चने का ये बीज है। चना, मटर, सेम, मूंगफली, द्विबीजपत्री। यहां पर ये जो डायग्राम, ये जो दिखा रखा है, ये क्या दिखा रखा है? ये वो जगह है जहां पर ये बीजांड की ये नाभिका थी, क्योंकि बीजांड व्रण तो खत्म हो जाएगा। अब ये नाभिका अंडाशय की भित्ति से जुड़ेगी। ठीक है जी। तो ये कौन है सर? नाभिका है। अब नाभिका के पास कौन होता है? बीजांड द्वार होता है। नाभिका के ही पास कौन होएगा सर? बीजांड द्वार होएगा। ये बीज आवरण हो गया। बीज आवरण मीन्स बीजांड जब बीज में बदलेगा तो बीजांड के टेस्टा टेगमेन क्या कहलाएंगे? बीज आवरण कहलाएंगे। सर एल्यूरोन स्तर दोबारा बता दो, वापस से बता देता हूं। ये द्विबीजपत्री हो गया। नेक्स्ट एक बीजपत्री पर आते हैं। एक बीजपत्री में हमने क्या बोला दोस्त? सर एक बीजपत्री था जिसमें भ्रूणपोष बचा रह जाता है। द्विबीजपत्री में भ्रूणपोष खा लिया जाता है। तो द्विबीजपत्री कैसे होते हैं? अभ्रूणपोषी। एक बीजपत्री कैसे होते हैं? भ्रूणपोषी होते हैं। द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल आपने याद रखना, चना, मटर, सेम। ठीक है, ये कैसे थे सर? द्विबीजपत्री थे जिसमें भ्रूणपोष नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शन अरंड जिसमें बीजपत्र होता है, द्विबीजपत्री होने के बावजूद उसमें भ्रूणपोष था। सिमिलरली एक बीजपत्री जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके भ्रूणपोषी होते हैं जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। अपवाद आर्किड जो होता है उसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। डन। आगे बढ़े बेटा। अब हमने बात करी सर, यहां पर एक बालक ने बोला सर एल्यूरोन स्तर क्या है? मैं वापस से बता देता हूं। मेरे को बताओ, यहां पर एक बीजपत्रियों में भ्रूणपोष होएगा? हाँ सर होएगा ना भ्रूणपोष। ठीक है। अब ये भ्रूणपोष कोशिकाओं की एक लेयर से कवर्ड है। ये भ्रूणपोष जो है वो सेल्स की एक लेयर से कवर्ड है। अब ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये कोशिकाओं की एक स्तर है। हाँ सर। और कोशिकाओं की ये स्तर जो है इसका नाम है क्या? एल्यूरोन सतह है।
अब ये एल्यूरोन सतह भ्रूणपोष से ही विकसित हुई है, भ्रूणपोष का ही एक भाग है। जब भ्रूणपोष कैसा था, त्रिगुणित था, तो ये एल्यूरोन सतह कैसी होगी, त्रिगुणित होगी। ठीक है, इतनी सी बात थी। डन चैट जीडीपी। बाकी स्क्यूटेलम ये एक बीज पत्र था, ये प्रांकुर था, इसकी कवरिंग करने वाली प्रांकुर चोल, ये मूलांकुर था, इसकी कवरिंग करने वाली मूलांकुर चोल थी। ये था बेटा जी हमारा ये वाला पार्ट। अब इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक रह गया और वो रह गए कुल फैमिलीज। टोटल 6 फैमिली हैं जो हमारे कोर्स में दे रखी हैं। नई एनसीईआरटी में केवल एक फैमिली दे रखी है और वो आप जानते हैं, सिर्फ एक मात्र फैमिली दे रखी है, और वो कौन सी दे रखी है, सोलेनेसी दे रखी है। क्या हम अगर अपनी नई एनसीईआरटी की बात करते तो हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ एक फैमिली दे रखी है और वो दे रखी है सोलेनेसी। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज की, हमारे सिलेबस जो एनएमसी एनटीए द्वारा नीट का सिलेबस जो है उसमें टोटल 6 फैमिलीज की बात कर रखी है। टोटल ये 6 फैमिली है, जिसमें से एक हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो जो मेंशन है वो तो अच्छे से पढ़कर जानिए भाई। अगर ये आपकी एनसीईआरटी में भी है और आपके सिलेबस में भी है, एल्यूरोन स्तर 3N है। अबे कितनी बार बताऊं, एल्यूरोन स्तर 3N है। ये क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है, भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन स्तर, जो कैसी होती है, 3N होती है। जाने कितनी बार आपको ये क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं। कहां दिया है, आपके टेस्टों में क्वेश्चन दिया है। जितने भी टेस्ट हुए उन टेस्टों को देखिएगा। सर टेस्टों को कैसे देखें, एक काम कर देता हूं मैं, आज या कल में, मतलब जितने भी अभी तक टेस्ट हुए हैं इंक्लूडिंग नेक्स्ट जो अब 2 तारीख को होने वाला है टेस्ट, 3 तारीख को मेरे से आप ले लेना सारे टेस्ट की पीडीएफ। ठीक है, 3 तारीख को जितने भी अभी तक टेस्ट हुए हैं उन सारे टेस्ट की एक पीडीएफ बनाकर आपको दे दूंगा। अगर आप सीरियस है ना, सीरियस, सच्ची बता रहा हूं, सीरियस हैं, अगर आपने वो सारे टेस्ट के क्वेश्चंस को एक बार फिर से दोहरा लिया, फिर से, मैं कुछ नहीं कह रहा, कोई डॉक्टर साहब कोई सीरीज नहीं, कुछ नहीं, अभी तक जितने भी टेस्ट हुए, अगर उन टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को आपने लास्ट टाइम पे जाने से पहले 1 दिन पहले या 2 दिन पहले एक बार रिवाइज कर लिया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। इतनी गारंटी ले रहा हूं मैं, गारंटी लिखित में ले रहा हूं। जो टेस्ट हो जाएंगे इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग आपके कौन कौन से चैप्टर, एक्सक्लूडिंग आपका वनस्पति जगत, एक्सक्लूडिंग आपका पादप शारीरिकी, और ये वाले चैप्टर आपका पुष्पे पादपों की आकार की, पुष्पे पादपों, मतलब बॉटनी के ये टोटल आपके जो 6 चैप्टर है, इन 6 चैप्टर को छोड़कर। हालांकि वनस्पति जगत आएगा, टेस्ट में आएगा, लेकिन अकेले वनस्पति जगत चैप्टर से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं, क्योंकि फुल सिलेबस है, तो उसमें वनस्पति जगत से लगभग 10-12 क्वेश्चन दे दिए, इतने सारे तो नहीं दिए ना टेस्ट में। तो इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि ये सारे के सारे टेस्ट जो होंगे, इन सारे के सारे टेस्ट की पीडीएफ बनाकर दूंगा। प्लीज अपने फोन में जहां पर भी सेव करनी है कर लेना, का अगर है सक्षम हो तो प्रिंट भी निकाल लेना पीडीएफ का। कोशिश ये करूंगा कि एक पीडीएफ में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को डाल दिया जाए, ताकि आपके अगर प्रिंट कराते हैं तो पैसे कम लगे। ठीक है जी, बोलो जी आशीष गौतम क्या कह रहे हो? गुरुजी मैं 1 मार्च से सीरियस होने जा रहा हूं, बता दो, मैं सब कुछ करूंगा। सॉरी भाई। सर लिलिएसी फैमिली पढ़ना है क्या? नहीं दे रखा ना बेटा सिड्रा। जब लिखा ही नहीं तो कहां से पढ़ाएंगे सर जी? क्या लिखा नहीं बेटा? ना आपके सिलेबस में लिखा है लिलिएसी, ना आपकी नई एनसीईआरटी में लिलिएसी। कैसे पढ़ाऊं लिलिएसी? पुरानी एनसीईआरटी में था, पुरानी एनसीईआरटी जो थी उसमें लिलिएसी कुल था। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है?
सर क्या हमें ये 6 पढ़नी है? यस सर, केवल एक ही पढ़ा दो। कौन है ये? ठीक है, हम तुमको सीरियसली ले नहीं रहे बेटा अब, प्लीज। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी पीडीएफ होएगा? मैं एक बार पूछ लूंगा यार, फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं कह नहीं सकता हूं, देखो क्योंकि मेरे पास जो है बायो के पीडीएफ हैं सारे के सारे ना, जो अभी तक टेस्ट हुए हैं। आप चाहते हो तो मैं आपको पूछता हूं कि अगर जो नेक्स्ट 2 तारीख को जो टेस्ट होने वाला है, जो अभी तक टेस्ट हुए उनकी पीडीएफ अगर मैं आपको कल ही दे दूं तो जो और भी ज्यादा बेहतर होएगा। 1 सेकंड रुकना, वेट करिएगा। सर वैसे तो बैच में शो हो रहे हैं टेस्ट, बिल्कुल बैच में शो हो रहे हैं टेस्ट, बिल्कुल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बच्चों को चाहिए होता है ना कि सर हमको एक बार पीडीएफ दे दो सारे टेस्ट की, तो बस देखो अलग अलग नजरिया होता है एक ही चीज को पढ़ने का। किसी को एक ही बार में पीडीएफ दे दो, हम सर उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, या हम क्वेश्चन जो टेस्ट हैं उनसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, जो आपको बेटर लगे। देखो अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था ना मैं, जैसे मैंने ये बातें करी ना एकदम से देखो सारे के सारे फुदक कर आ गए। सर उसमें डायरेक्ट आंसर है टेस्ट में। भाई अब इतना मेरे वो मत करो, देखो तेरे को दोनों चीजें दे रहा हूँ, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वो आपका नहीं दे रहे हैं, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास कर। चलो अभी उनका कॉल आ जाएगा, वापस से आ जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर है नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। मैं देख पीडीएफ दे सकता हूं और मैं तेरे को जो मेरे बस में है मैं वो कर सकता हूं, ठीक है। अब तुम कहो कि सर नीट का पेपर आप ही दे आओ, तो ठीक है वो भी दे आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जगह नहीं देकर आ सकते हैं बेटा। यस सर पीडीएफ निकलवा लेंगे, उसी पे पूरा रिवाइज हो जाएगा। वाह दीक्षा पांडे, बहुत बढ़िया, उससे पूरा रिवाइज हो जाएगा, वेरी गुड। एनसीईआरटी कौन रिवीजन करेगा? एनसीईआरटी कौन पढ़ेगा बेटा? सर आप मेरा पेपर दे देना, सिलेक्शन नहीं होएगा बेटा, देख ले फिर। चल आइए, तो कुल मिलाकर यहां पर 6 कुल हैं, कुल मिलाकर 6 कुल हैं। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी जिसको हम बोलते हैं सरसों कुल, मालवेसी या कपास मालवेसी जिसको हम बोलते हैं कपास कुल, सोलेनेसी जिसको हम बोलते हैं आलू का कुल, फेबिएसी या लेग्यूमिनेसी या पेप्लियोनेसी जिसको हम क्या बोलते हैं दाल का कुल या लेग्यूम पादपों का कुल, एस्टिरेशी या कंपोजिटी जिसको हम बोलते हैं सूरजमुखी का कुल, पोएसी या ग्रेमिनी जिसको हम बोलते हैं घास का कुल। तो कुल मिलाकर ये मेरे भाई 6 कुल है। अब इन 6 कुलों को पढ़ने से पहले, इन 6 कुलों को पढ़ने से पहले आपको कुछ सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे, कुछ चिन्ह याद रखने पड़ेंगे। कौन से सिंबल हैं? ये टोटल 18 सिंबल हैं, जिसमें फटाफट यहां पर सिंबल पढ़ते हैं। सबसे पहला, अगर पुष्प में सहपत्र होएगी तो क्या बोलेंगे सर? अच्छा यहाँ पर 6 कुल में देखो सीधा सीधा बात करते हैं सर, इन 6 कुलों में याद क्या रखना है। ये बहुत बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाए, सर क्या याद रखे क्या ना याद रखे, सर क्या याद रखे क्या ना याद रखे। जितना आप इन 6 कुलों में टेंशन ले रहे हो, आप मुझे बताएं क्या आप फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले याद करते हो?
यस मंतशा, क्या फिजिक्स में आप फॉर्मूले याद करते हो बहुत सारे? क्या आप इस चैप्टर के 6 कुल में से 4 कुल के फॉर्मूले याद रख सकते हो? सिर्फ 4, सिर्फ 4 कुल के फॉर्मूले याद रख सकते हो? आ गया कॉल, देखो। हेलो हेलो शमशाद जी, मैं कह रहा था कि अभी तक आरंभ बैच जो है उसमें जितने भी टेस्ट हुए हैं उनकी पीडीएफ आपके पास रखी है? रखी है ना? और एक और चीज मेरे को ये बताइए, जितने भी टेस्ट हैं उसमें पीडीएफ जो है वो सिर्फ बायो की है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी रखी है क्या? हाँ सबका होगा सर, मैं सारे जो यही हो जाता है ना। ठीक है, तो अब आप मुझे ना एक काम कर देना, कल जो है मेरे को जितने भी हैं टेस्ट उन सब की पीडीएफ जॉइंट करके, मतलब जोड़कर उनको एक पीडीएफ बनाकर मेरे को दे दोगे? बस बच्चों थैंक यू बोल दो एक बार। हाँ तीनों का। बच्चों थैंक यू बोल दो सर को, ये सारे बच्चे देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, आरंभ बैच 1 का ना? हाँ आरंभ बैच 1 का जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सभी टेस्ट की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के तीनों की पीडीएफ जो है मर्ज करके आप मेरे को दे दीजिएगा कल। अच्छा वो दे दूंगा। ठीक, वो मैंने देख लिया। हाँ चलो, अब मैं उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, है ना, थोड़ा सा एक बार क्लास ले लूँ। ठीक ठीक ठीक, ओके। ठीक है भैया, कल दे दूंगा मैं आपको जो अभी तक जितने भी टेस्ट हुए सारे के सारे टेस्ट की पीडीएफ। ओके सर, एक ही पीडीएफ होगी? हाँ बेटा, पीडीएफ एक ही होगी। बोलो जय बब्बा की। सर एक पीडीएफ में अपलोड होगी क्या? साइज बड़ी होएगी? साइज कंप्रेस कर दूंगा यार। अरे तो मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक काम नहीं कर सकता और वो है आपका पेपर नहीं देकर आ सकता, आपका फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, बस बाकी काम जो हो सकता है वो मैं कर सकता हूं। सर आपका वाटर इतना ब्लू क्यों दिख रहा है? कमाल है, तुमको वाटर भी ब्लू दिखने लग गया बेटा। ये वाटर ब्लू दिखने लग गया तुमको? हाँ यार, ये ब्लू सा ही हो रहा है। मैंने धोया नहीं है क्या? कहीं विम बार तो नहीं चली गई? इसके अंदर टेस्ट तो नहीं आ रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सॉरी, मैं जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि बेटा आपको इन 6 कुल जो है, इन 6 कुलों में क्या याद रखने? सिर्फ 4 कुल के फॉर्मूले याद रखने बस। सर एलएन वाले भी टेस्ट जोड़ देना बेटा, फिर बहुत बड़ी हो जाएगी सिड्रा, फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर बहुत बड़ी हो जाएगी वो पीडीएफ, फिर वो अपलोड भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अभी सारों को जोड़ दूंगा फिर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो इनमें से आपको 6 कुल के फॉर्मूले याद रखने। कौन कौन से? देखो फॉर्मूले कुछ इस तरीके से होंगे। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहां से लेकर यहां तक का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला ये याद रखना है। किसका? सर 6 कुल में से केवल 4 कुल का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, किसका याद रखना है? 4 कुल का फॉर्मूला याद रखना है। इसका याद नहीं रखना है आपने, और इसका याद नहीं रखना है आपने, और बाकी ये 4 कुल का याद रखना है। ये 4 कुल हैं, इन 4 कुलों का फॉर्मूला याद रखो। 1 मिनट में घास कुल का एक बार देख लूं। ठीक है, इसका नहीं याद रखना है। बस 4 कुल जो है उनके फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से? ये जो 4 कुल हैं, अले 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 बाबू, ये 4 कुल जो हैं, इन 4 कुलों के फॉर्मूले याद रखने हैं। 4th, 5th और 6th का ना भी याद रखो चलेगा। ठीक है जी। अब ये जो 4 कुल हैं ये आपने पढ़ने हैं। सर कहां पर पढ़ने हैं? मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, आपको एक बार पढ़कर आना है।
ये जो 6 के 6 कुल हैं, मैंने ये रिकॉर्ड करके आपके बैच में एक लेक्चर डाला है, आपको अगर पता हो तो। पता है? आपके पास में आरंभ 2 का एक्सेस है, उसमें मैंने एक ही लेक्चर में ये सारे के सारे 6 कुल को एक बार में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो एक बार आज अभी इसी वक्त क्लास खत्म होने के बाद, और लेक्चर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का है 1x स्पीड पर। कितनी? 1x स्पीड पर अगर आप देखते हो तो वो लगभग 1 घंटे 10 मिनट का है। आप उसको कितनी स्पीड पर देखोगे? 1.5x पर देखोगे तो 45 मिनट में वो लेक्चर खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के बाद ये जो 6 कुल हैं, इन 6 कुल में से केवल 4 कुल के फॉर्मूले याद रखने हैं, और जो जो चीज वहां पर बताई गई है बस वही याद रखनी है। इन कुल को लेकर बहुत सारे बच्चों में बहुत सारी टेंशन होती है कि सर कैसे याद होगा, किस तरीके से याद होएगा। देख, ब्रेसिकेसी कुल या क्रूसीफेरी कुल या सरसों कुल, जिसमें सिर्फ तेने ये याद रखना है। अगर तेरे को ये याद हो गया और उसके साथ में डिटेल्स जो नीचे लिखनी है, जो मैंने उस लेक्चर में बताया कैसे लिखनी है, अगर तूने वो लिख ली, याद कर ली, सफिशिएंट रहेंगी। ठीक है, कहां पर है वो? आपके पास में एक्सेस दिया गया है, आप वहां पर देख सकते हैं। एक बार मैं नोट्स देख लूं इसमें, एनसीईआरटी संपूर्ण, एक बार बस एनसीईआरटी संपूर्ण। आप सभी के पास एनसीईआरटी संपूर्ण है? है? उस एनसीईआरटी संपूर्ण में बहुत सही ढंग से नोट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जिनके पास नहीं है, मैं आज की स्लाइड के साथ में एनसीईआरटी संपूर्ण डाल दूंगा इस चैप्टर की। ठीक है, इस चैप्टर की एनसीईआरटी संपूर्ण जो है मैं आज की स्लाइड के साथ में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है आशीष सोनी, मैं ऐड करा दूंगा, आज ही ऐड हो जाएगा बेटा। एनसीईआरटी आरंभ 2 में चैट जीडीपी, आप कब आए हो? चलो एक बार इन लेक्चर्स को देखना एक बार। कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है पुष्पे पादपों की शारीरिकी, और अगर ना हो पाए तो बता देना, कल आकर इसको खत्म कर देंगे, इन 6 के 6 कुल को खत्म कर लेंगे। ठीक है, नहीं होएगा चलो एक काम करते हैं, कल आकर पहले इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, कल आकर हम इसको खत्म कर लेंगे। हो सकता है कईयों के पास अगर एक्सेस ना हो तो कल आकर हम इन 6 कुलों को पढ़ लेंगे, परसों से नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे बस। ठीक है, जिनके पास है वो उसमें से पढ़कर खत्म कर दीजिएगा। कल की क्लास मत लीजिएगा, अपना दूसरा चीज को मतलब दूसरे सब्जेक्ट को अपना टाइम दे दीजिएगा। परसों जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पुष्पे पादपों का शारीर। ठीक है, डन? ओके जी, चलो आज इतना ही करेंगे। ठीक है, इकरा थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करो, अब थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करो।
ठीक है। और प्लीज एक काम करना, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जिन जिन के पास एनसीईआरटी संपूर्ण है, जिन जिन के पास आरंभ 2 का एक्सेस, आरंभ 1 का एक्सेस है या आरंभ 2 का एक्सेस है, जिन जिन के पास एनसीईआरटी संपूर्ण है ये सारी की सारी, प्लीज अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन कहां से स्टार्ट करेंगे? आप एनसीईआरटी संपूर्ण खोलेंगे, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, कोशिका, जैवणु, पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, जैवणु, ये सारे के सारे आप स्टार्ट कर दीजिए अपना। एनसीईआरटी संपूर्ण से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, लेक्चर देखेंगे, टाइम लग जाएगा, सो इट्स बेटर एनसीईआरटी संपूर्ण खोलिए या आपके अपने खुद के जो नोट्स हैं उनसे रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बोलो सिड्रा, जल्दी से बोलो। बोलो जल्दी बोलो। सर इसमें जो क्वेश्चन है उसको भी बनाते हैं। वेरी गुड मिस पटेल, बहुत ही बढ़िया। सर कल नया चैप्टर होएगा। सच्ची सच्ची बताओ, आप में से कितने बच्चों के पास आरंभ 2 का एक्सेस नहीं है? नहीं, कल नहीं होएगा, परसों से होएगा। कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे बेटा। सर इवोल्यूशन चैप्टर, अरे यार मैं फिर भूल गया आज। जिसके पास भी मेरा नंबर हो प्लीज मेरे को कल 5 बजे एक बार याद दिला देगा, कोई मैसेज कर देना। जिसके पास भी मेरा नंबर है मेरे को एक बार जस्ट मैसेज कर देना, मैं इवोल्यूशन वाला चैप्टर जो है उसका डायग्राम ले आऊंगा और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहीं पर ही एक्सप्लेन कर दूं क्या? लो सिड्रा, यहीं पर ही एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वाला डायग्राम था ना, ये वाला डायग्राम था। अपू आज एक और टेस्ट पेपर दूंगा, ठीक है अपू? आज जो है एक और टेस्ट पेपर आएगा। सर स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण किसका लक्षण है? बेटा खुद सोच लो ना, थोड़ा दिमाग लगा लो। आपका स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण किस में मिल रहा था? स्वतंत्र किस में था? आपके टेरिडोफाइट जो थे उसमें स्वतंत्र था। हाँ जी, देखो क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफाइटी एंसेस्टर। क्लोरोफाइसी कौन सी? हरी शैवाल। हमने क्या बोला था? हरी शैवाल जो हैं वो किसके पूर्वज है? हरे पादपों के। तो क्लोरोफाइसी से किसका विकास स्टार्ट होएगा सर? हरे पादपों का। फिर आए आपके ट्रैकियोफाइट। अब ट्रैकियोफाइट का मतलब होएगा जिसमें ट्रैकीड्स होंगे। ट्रैकीड्स का मतलब
ट्रैकीड्स का मतलब वाहिनी का। वाहिनी का किसका भाग होता है? जाइलम। सर आपने हरी शैवालों से सीधा सर आपने टेरिडोफाइट्स बना लिए हैं? नहीं, बीच में देखिए क्लोरोफाइटी एंसेस्टर मतलब हरी शैवाल। हरी शैवाल मींस थैलोफाइट्स। ये किस चीज को बता रही है सिड्रा? बाकी बच्चे नीचे वाला बिंदु क्लोरोफाइसी मींस हरी शैवाल मींस थैलोफाइट। थैलोफाइट के बाद वर्ड आ रहा है ट्रैकियोफाइट। ट्रैकियोफाइट मींस जिसमें ट्रैकीड है। ट्रैकीड कौन है? वाहिनी का। वाहिनी का किसका भाग होता है सर? जाइलम का। यानी जाइलम आ गए थे सर, जाइलम आ गए थे। जाइलम तो टेरिडोफाइट में आए थे, यानी आप थैलोफाइट से सीधा टेरिडोफाइट ले आए? नहीं, इनके बीच में एक लाइन आपको यहां से जाती हुई दिखाई दे रही है। कौन? ब्रायोफाइट्स। तो आपने हरे शैवालों से जब टेरिडोफाइट का निर्माण करना था तो उस टाइम पर कौन आए थे सर? ब्रायोफाइट्स आए थे। कौन आ गए थे? ये ब्रायोफाइट्स। उसके बाद आपके कौन आए थे सर? टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स में याद करिए कोई राइनिया कोई एग्जाम्पल था? हाँ, याद आ रहा है? आप में से कितने बच्चों को एग्जाम्पल याद आ रहा है? राइनिया। कौन था राइनिया? सर मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज आंसर बता दीजिए ना इस क्वेश्चन का। एक सेकंड रुक जाओ नेहा। राइनिया बेटा, राइनिया कौन था? हेलो, कोई रुका है? जीवाश्म था। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया मन ड्रॉप। किसका जीवाश्म था? किसका जीवाश्म था? सर राइनिया जो था वो डायनासोर का जीवाश्म था। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। राइनिया जो था वो डायनासोर का जीवाश्म था। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आपको लीवर वर्ड्स याद आ रहे हैं बेटा? उसमें आपको मार्केंशिया वर्ड याद आ रहा होगा। उसके साथ साथ राइनिया याद आ रहा है जो एक जीवाश्म के रूप में पाया जा रहा था। फर्न थी, आर्कियोप्टेरिक्स का था। वेरी गुड अभिनव, बहुत ही बढ़िया। राइनिया जो था वो आर्कियोप्टेरिक्स था। गजब। तो बेटा 1 मार्च क्या 5 मई तक सीरियस नहीं होएगा? चलो जी, राइनिया टाइप के यहां पर क्या आए थे सर? पेड़ उत्पन्न हुए थे। फिर उसके बाद कौन सर? ये ब्रायोफाइट तो आपने बना दिए थे। फिर और उसके बाद कौन आए थे सर? ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर आए थे, यानी ऐसे पादप आए थे जिनमें ट्रैकीड्स पाए जा रहे होंगे, लेकिन वास्तविक ट्रैकीड्स वाले यानी वास्तविक टेरिडोफाइट जो थे वो बाद में आए थे, यानी राइनिया। फिर उसके बाद कौन आए? सिलोफाइटन। सिलोफाइटन मीन सिलोप्सिडा क्लास को संबोधित करने वाले। फिर ये जो सिलोप्सिडा जो थे, सिलोप्सिडा याद आ रही है आपको कहीं ना कहीं? पहली टेरिडोफाइट से सिलोप्सिडा, फिर लाइकोप्सिडा, फिर स्फेनोप्सिडा और फिर टेरोप्सिडा। तो यहां पर कौन आए थे? सिलोप्सिडा। उसी सिलोप्सिडा से अगर आप देखेंगे किस किस की उत्पत्ति हो रही है, देखो सिलोप्सिडा से आपके स्फेनोप्सिडा आए, आपके फर्न भी आ रहे हैं, आपके गिंगोस भी आ रहे हैं, कॉनिफर्स भी आ रहे हैं और ग्नीटेल साइकड्स भी आ रहे हैं। अब सर ये कॉनिफर्स, ग्नीटेल्स, साइकड्स ये साइकस वाला प्लांट, ग्नीटेल्स, कॉनिफर्स ये कौन शेप में मिल रहे थे? ये कौन है सर? जिम्नोस्पर्म थे। कौन थे सर? साइकस जो होगा जिसमें सीड मिल रहे थे वो कौन थे सर? समझो, सिलोप्सिडा से आपके स्फेनोप्सिडा भी आए, लाइकोप्सिडा भी आए,
टेरोप्सिडा भी आए। ठीक है सर। फिर इसके बाद में उत्पत्ति किसकी हो रही है? जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म जिसमें सीड है, सीडेड फर्न जो थी जिसमें सीड्स आए थे, उनसे आपके क्या आए थे सर? साइकस भी आए थे। फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म्स भी आए। एंजियोस्पर्म पहले डाइकॉट्स आए थे, फिर कौन आए थे सर? मोनोकॉट्स आए थे। तो अगर यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो एडवांस कौन है? मोनोकॉट। उससे पहले कौन? डाइकॉट। उससे पहले कौन? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में साइकस हैं, ग्नीटेल्स हैं, कॉनिफर्स हैं। कॉनिफर्स जो थे वो आपके कोन शेप के थे, याद करिए कैसे थे? कोन शेप, जिसमें कोन पाई जा रही थी। उससे पहले क्या आई थी? आपके टेरिडोफाइट्स आए थे जिसमें फर्न थी, जिसमें हॉर्सटेल भी थे, जिसमें आपके सिलोप्सिडा भी थे। फिर उसके बाद उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कैसे थे? आपके लाइकोपोड, यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है लाइकोपोड, वो कौन है? लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम सिलेजिनेला, ये कौन थे? हमारे लाइकोप्सिडा थे। लाइकोप्सिडा से पहले कौन आएंगे सर? सिलोप्सिडा, जो यहां पर लिखा हुआ, और उससे पहले कौन आएंगे सर? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट से पहले कौन आएगी? हरी शैवाल। तो हो सकता है आपको यहां पर इस डायग्राम में मे भी कंफ्यूजन हो, तो सिड्रा एक सिंपल सी बात मुझे बता सकती हो। पहले आपके याद करिए थैलोफाइट आए, जिसमें सबसे पहले लाल शैवाल, फिर उसके बाद भूरी शैवाल, फिर हरी शैवाल। हरी शैवालों को हमने क्या बोला था? उच्च पादपों के पूर्वज बोला था, जो यहां पर भी वर्ड लिखा हुआ है। इसके बाद कौन आए थे सर? ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स में लीवरवर्ट भी आए थे, और फिर उसके बाद मॉसेस भी आए थे। लीवरवर्ट भी आए और मॉस भी आई थी। फिर इसके बाद कौन आए थे सर? आपकी सिलोप्सिडा यानी टेरिडोफाइट्स है। सिलोप्सिडा से आपके लाइकोप्सिडा भी आए हैं, सिलोप्सिडा से लाइकोप्सिडा भी आए हैं, सिलोप्सिडा से आपके स्फेनोप्सिडा भी आए हैं, सिलोप्सिडा से आगे चलकर फर्न भी आई है। यानी कुल मिलाकर टेरिडोफाइट्स का इवोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद किसकी उत्पत्ति हुई सर? फर्न के बाद में किसकी उत्पत्ति हुई? जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म जिनमें सीड मिल रहे थे, साइकस भी थे, ग्नीटेल्स भी थे। फिर उसके बाद डाइकॉट्स की उत्पत्ति हुई, यानी एंजियोस्पर्म की, जिसमें पुष्प मिल रहे थे। पहले डाइकॉट, फिर मोनोकॉट, ये था। चलो जी सर, प्लीज केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी सिलेबस बता दीजिए। मैं पढ़ाता हूं बेटा। हाँ जी, बोलो नेहा, क्या पूछना है आपको? स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण किसका अद्वितीय लक्षण है? बेटा, स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण किसका अद्वितीय लक्षण है? क्या आपको अभी तक ये चीज समझ में नहीं आ रही नेहा? क्या हमने टेरिडोफाइट में नहीं पढ़ा था कि स्वतंत्रता होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट? जो अगली पीढ़ी आती है गेमिटोफाइट, जिसको हमने प्रोथैलस बोला था, जो प्रोथैलस फर्न को छोड़कर, मास को छोड़कर, 4 एग्जाम्पल को छोड़कर बाकी सब में कैसा था? इंडिपेंडेंट था। तो आंसर क्या आ जाएगा? टेरिडोफाइट आ जाएगा बेटा। ये जा सकते हैं। चलो जी, कल मिलते हैं। इस चैप्टर को जो बच गया है, वो 6 कुल बच गए हैं, उनको फटाफट आकर हम कवर करेंगे। जो आज अपने आप पढ़ लेंगे, कल अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे। जो आज नहीं पढ़ पाएंगे, कल आकर लेक्चर देखेंगे। बिना फालतू में आकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आज जिनके पास है लेक्चर देखकर खत्म कर देना, और इस टाइम पर आपको अपने आप को यूटिलाइज कर लेना। फालतू का टाइम वेस्ट मत करना, फिजिक्स केमिस्ट्री में यूटिलाइज कर लेना। चलो जी, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।